वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मेरा नाम राहुल और जैसा कि आज हम बात कर रहे थे कि यार हम आज एक वेबिनार करने वाले हैं। आज का जो एजेंडा है बहुत अमेजिंग होने वाला है। सो फ्रेंड्स, आपको अगर मैं बात करूं, मेरा नाम राहुल जैन और जैसा कि आप देख पा रहे हैं आज मैं परफेक्ट पाठशाला पे हूं और इस यूट्यूब चैनल पे मेरे को कंपनी के जो डायरेक्टर साहब हैं उन्होंने इनवाइट किया कि आप लोगों को मैं सिखा सकूं, समझा सकूं। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपसे बात करने वाला हूं कि बेसिकली कि अगर आप सेल्स करना चाहते हो तो आपको एक्चुअल में देखो क्या करने की जरूरत है। ठीक है, सेल्स के अंदर आपको क्या सीखने की जरूरत है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि यार सेल्स करनी है तो आपको क्या करना है। ठीक है, साथ में आपको 3 एवरग्रीन प्लान कॉम्बिनेशंस। सो फ्रेंड्स, आपको मैं आज इस वेबिनार में आपको बताऊंगा कि आप किस तरीके से काम कर सकते हो, किस तरीके से सेल्स जनरेट कर सकते हो, किस तरीके से अपने लीड्स को लेकर आ सकते हो। साथ में अगर आप इंश्योरेंस एडवाइजर हैं तो आपके अंदर क्या क्वालिटीज होनी चाहिए जिससे कि आपकी प्रेजेंटेशंस अच्छी हो, लोगों से मिलने के बाद आपको अच्छे से रिजल्ट्स आए। सो फ्रेंड्स, अभी इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको अपना एक इंट्रोडक्शन देता हूँ, शॉर्ट इंट्रोडक्शन। मेरा नाम राहुल जैन है और मैं एक एमबीए मार्केटिंग फाइनेंस हूँ और लगभग 6 सालों से मेरे को इंश्योरेंस इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस हो चुका है। सो फ्रेंड्स, बेसिकली मेरे को जब मैंने इसको स्टार्ट किया तो मेरे को इंश्योरेंस का आई भी नहीं पता था, बट अभी जब मैंने इसको सीखना शुरू किया, लर्निंग पार्ट शुरू किया, सो अब लाइक मैं बोल सकता हूँ कि मेरे को काफ़ी चीज़ें समझ आ चुकी हैं कि कैसे प्रेजेंटेशंस करनी होती है, कैसे लीड्स करनी होती हैं। बट मैं आपको साथ में एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि यार मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूँ। ठीक है, मैं कोई ऐसा परफेक्ट ट्रेनर नहीं हूँ, बट आप लोगों के साथ मिलकर कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को मैं सिखा सकूँ, बता सकूँ, जो भी मेरी नॉलेज है वो सब चीजें मैं आपको दे सकूं। सो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। तो आज का जो मीटिंग है, जो वेबिनार है, बहुत अमेजिंग होने वाला है। सो इस मीटिंग के अंदर, इस वेबिनार के अंदर मैं आपको थोड़ा सा पहले से ही आपको एक चीज बोल देता हूँ कि ये वेबिनार थोड़ा सा लंबा हो सकता है, थोड़ा सा क्योंकि मैं आपको बहुत ज्यादा वैल्यू देने वाला हूँ, बहुत ज्यादा चीजें बताने वाला हूँ। सो आप एक चीज कीजिएगा कि आप एक डायरी पेन लेकर बैठिए, सो दैट आपको जो चीज बता रहा हूँ वो आप नोट करें और नोट करने के बाद उस चीज के ऊपर काम करें और उस चीज को इंप्लीमेंट करें, देन आपके रिजल्ट पक्का आएंगे। राइट। सो अभी जैसे कि मैंने बोला आप नोट्स लीजिए। सो नोट्स लेने के बाद साहिल ऑलरेडी ऑलरेडी स्टार्ट चल रहा है। सो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला था कि हम एक सेकेंड होल्ड कीजिएगा। यस फ्रेंड। सो बेसिकली जैसा कि मैंने आपको बोला, आप डायरी पेन लेके बैठिए। सो फ्रेंड्स, आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, आप सभी का यहाँ पर स्वागत। मैंने बोला कि आप अगर एडवाइजर हैं, आप अगर डेवलपमेंट ऑफिसर्स हैं, या आप अगर किसी भी इंश्योरेंस इंडस्ट्री में जुड़े किसी भी तरीके से, सो आप जो अभी यूट्यूब लाइव चल रहा है, आप इस लिंक को जल्दी से कॉपी करके अपने साथियों को, अपने दोस्तों को भेज सकते हैं, जिससे कि वो भी इस चीज का फायदा ले पाए, इस जो वेबिनार है, इस सेल्स प्रोसेस को समझ पाए, क्वालिटीज ऑफ इंश्योरेंस एडवाइजर को समझ पाए, और साथ में इस एवरग्रीन प्लान कॉम्बिनेशन को समझ पाए जो कि मैंने आपके लिए डिजाइन किया है। सो फ्रेंड्स, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं कि अभी आप डायरी पेन लेके बैठिए। सो अब मैं शुरू करता हूं आज का वेबिनार। सो फ्रेंड्स, आप लोगों ने आई होप जल्दी से इस लिंक को शेयर करना शुरू कर दिया होगा, जल्दी से इस वेबिनार को शेयर करना शुरू कर दिया होगा, लोगों के साथ डिस्कस करना शुरू कर दिया होगा। सो फ्रेंड्स, मैं बताता हूं कि एक छोटी सी स्टोरी के साथ आज का वेबिनार शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, मान लीजिए मैं एक छोटी सी स्टोरी इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आपको उससे समझ आएगा कि यार इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, सिस्टम की। देखिए, इंश्योरेंस के अंदर, ठीक है, अगर आपको काम करना है तो सबसे पहले चीजों को डिटरमाइन करना है, मतलब कि आपको एक दृढ़ संकल्प लेना है। सो उसी के ऊपर ये स्टोरी है और ये स्टोरी मैं आपको बताने जा रहा हूं। सो स्टोरी क्या है, एक बार की बात है, एक फ्रेंड्स होते हैं, 3 फ्रेंड्स होते हैं जो कि दिल्ली में रहते हैं, और वो एक कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं, आईआईएम्स की तैयारी कर रहे होते हैं, आईआईटी की तैयारी कर रहे होते हैं। ठीक है, सो एक अच्छे इंस्टीट्यूट की, एक अच्छे कॉलेज की तैयारी कर रहे होते हैं, जिससे कि अगर उनकी कल को जॉब लग जाती है, कल को उनका सिलेक्शन होता है, सो उनको वहां पर अच्छी जॉब मिले, लाइफस्टाइल मिले। सो इसीलिए उन्होंने दिल्ली के अंदर बैठकर एक एग्जाम दिया और एग्जाम में उनका मतलब रिजल्ट आता है और वो क्वालिफाई हो जाते हैं। देन होता क्या है, ठीक है, आप एग्जाम क्वालिफाई हो गया, क्वालिफाई होने के बाद उनका जो नंबर आता है, उनकी जो सीट्स निकलती है वो निकलती है आईआईएम अहमदाबाद, आईएम अहमदाबाद में।
सो कहने का मतलब है वो एक मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट के अंदर, एक कॉलेज के अंदर उनका नाम निकल जाता है और वहां पर चले जाते हैं। और जब वो जाते हैं वहां पर, सो होता क्या है, आप ये देखिए, जैसे कि वो एंटर करते हैं उस कॉलेज के अंदर, तो वहां पर उनको एक प्रोफेसर मिलता है। वो जब अपने रूम में जा रहे होते हैं, ठीक है, तो जब वो अपने रूम में जा रहे होते हैं उनको एक प्रोफेसर मिलता है। और प्रोफेसर क्या बोलता है कि देखो, आपको मैंने पहली बार देखा है, तो आप कौन लोग हो और इस कॉलेज में किस डिग्री के लिए आए हो, किस चीज के लिए यहाँ पर आप आए हो। तो उन्होंने बोला कि जी हम यहाँ पर एजुकेशन के लिए आए हैं। तो अपनी अपनी उन्होंने चीजें बताई और उनको बोला कि आप जो चीज पढ़ने आए हो, तो उसके लिए अगर आप फ्रेशर हो, तो आपको मैं एक चीज बताता हूँ, अगर आप फ्रेशर हो तो आपको क्या करना है, जितने भी लोग यहाँ पर फ्रेशर ज्वाइन हो रहे हैं उनको एक प्रेजेंटेशन देना है, उनको एक काम करना है, ठीक है। वो प्रेजेंटेशन क्या है, जैसे कि शाम के 7 बज रहे होते हैं, 6-7 बजे का टाइम हो रहा होता है, तो जब वो बोलते हैं कि एक प्रेजेंटेशन देनी है, तो वो कहते हैं कि कल सुबह सुबह 10 बजे एक जो सेकंड वाली बिल्डिंग है, रूम बिल्डिंग नंबर 3, उस बिल्डिंग के अंदर एक असेंबली हॉल है, और उस असेंबली हॉल में सुबह 10 बजे आपको वो प्रेजेंटेशन लेकर आनी है, उस पीपीटी लेकर आनी है। सो वो आपको एक प्रोजेक्ट फाइल टाइप से बनाना है। सो उस प्रोजेक्ट फाइल के अंदर आप जितने ज्यादा अपने एफर्ट्स डालोगे, उतना ज्यादा आपको यहाँ पर रिजल्ट मिलेगा। मतलब कि उनको बोला कि आप उस प्रोजेक्ट फाइल के अंदर आप डालिए कि आपने अभी तक क्या किया, आप आगे क्या करना चाहते हो, और यहाँ पर जो इंस्टीट्यूट में आप एजुकेशन लेने आए हो उस एजुकेशन से आप क्या सीखना चाहते हो, और आगे लाइफ में आप किस तरीके के गोल्स को अचीव करना चाहते हो, क्या लाइफस्टाइल चाहते हो, उस प्रोजेक्ट फाइल के अंदर डालना है। और कल सुबह असेंबली में आपको 10 बजे मिलना है। अब उन तीनों लोगों ने रात को लगभग 7 बजे का टाइम, 8 बजे का टाइम, और जैसे ही उन्होंने अपने रूम के अंदर एंटर किया 8 बज गए, तो 8 बजे के आसपास उन्होंने अपनी पीपीटी को बनाना शुरू किया, अपनी प्रेजेंटेशन प्रोजेक्ट फाइल को बनाना शुरू किया। और उन्होंने वो जो फाइल थी वो फिजिकल फॉर्म में थी, राइट, मतलब प्रोजेक्ट फाइल टाइप थी, एक डायरी टाइप थी। तो उन्होंने पूरी रात बैठ के वो डायरी को मेंटेन किया। रात को 3 बज गए, 4 बज गए, और उनको सुबह पता था उनको सुबह 10 बजे असेंबली फॉर्म में जाना है, असेंबली के अंदर जाना है, क्योंकि उनके जो टीचर थे, उनके जो कोच थे, उन्होंने बोला था। सो फाइनली हुआ क्या, वो सुबह उठकर जाते हैं अपनी अपनी प्रोजेक्ट फाइल को लेकर। इवन वो 3 लोग तो सही, उसके साथ काफी सारे और भी लोग थे जो कि असेंबली के अंदर जाते हैं सुबह 10 बजे। अब जैसे ही वो असेंबली का डोर ओपन करते हैं, जैसे ही वो मतलब गेट ओपन होता है, सो आप देखिए कि वहां पर वो कोच खड़े होते हैं जिन्होंने उनको बोला था, वो टीचर जो है वो खड़े होते हैं, और वो टीचर आप उनको बोलते हैं कि आप ये देखिए कि वो टीचर जब वहां पर खड़े हैं और वो डोर ओपन होता है, तो सारे बच्चे अंदर जाते हैं, और अंदर जाने के बाद उनको क्या दिखता है कि एक बहुत बड़ा सा एक गड्ढा टाइप से एक हॉल है, और उस हॉल के अंदर एक गड्ढा है, और उस गड्ढे के अंदर ना आग लग रही है, मतलब कुछ जल रहा है, और वहां पर मतलब चिंगारियां निकल रही है, ठीक है। सो वो एक एक करके उस अपने प्रोफेसर के पास जाते हैं, अपने टीचर के पास जाते हैं, और वो टीचर उनको बोलता है दिखाओ अपनी फाइल। तो वो पहली फाइल लेता है और फाइल को उस आग के अंदर फेंक देता है। फिर दूसरा टीचर, दूसरे स्टूडेंट उसके पास जाते हैं टीचर के पास, फिर उनकी फाइल लेता है तो उनको भी आग में डाल देता है। ऐसे करके एक एक करके सारी जो फाइल्स होती हैं, जो सारे स्टूडेंट्स की फाइल होती है प्रोजेक्ट फाइल, उसको वो आग में फेंक देता है। अब वो बच्चों को बड़ा गुस्सा आता है, कईयों को बच्चे कहते हैं कि सर मैंने ये पूरी पूरी रात मेहनत करके बनाई है, मैंने इस पे पूरा एफर्ट लगाया, पूरा दम लगा दिया, और आपने इसको 1 सेकंड के अंदर आग के अंदर लगा दिया, आग लगा दी इस फाइल के अंदर। तो वो टीचर क्या बोलता है, देखो बच्चों देखो, ऐसा है कि आप कहां पर एजुकेशन के लिए आए हो। उन्होंने बोला जी सर मैं IIM अहमदाबाद के अंदर आया। तो सबसे पहला रूल आपको सिखाना जरूरी था, तो आज मैं आपको ये रूल सिखा रहा हूं। तो टीचर अपने स्टूडेंट्स को बोलता है कि आज आपको मैं एक रूल सिखा रहा हूं, और वो रूल क्या है कि आपने प्रोजेक्ट फाइल बनाई, आपने अपनी मेहनत करी, आपने अपने सपनों को आग लगा दिया, बट मैं आपको एक चीज बता रहा हूं कि मैं आपको IIM के अंदर अगर आपको सक्सेसफुल बनना है, जो लाइफस्टाइल आपने अपनी डायरी के अंदर प्रोजेक्ट फाइल के अंदर लिखी थी उसको अचीव करना है, सो आपको एक दिन भी खराब नहीं करना। उसने इतनी बड़ी बात बोली, उस टीचर ने अपने बच्चों को, अपने स्टूडेंट्स को ये बोला कि जी आपने ये जो फाइल बनाई है बहुत मेहनत करी है, मुझे पता है, बट ये मेहनत आज आपने करी, इसी तरीके से जब तक आप इस 2 साल के अंदर इस इंस्टीट्यूट के अंदर हो, तो यही मेहनत, यही एफर्ट्स आपके दिखने चाहिए। तभी आप IIM में कामयाब हो सकते हो, तभी आप अच्छी लाइफस्टाइल अचीव कर सकते हो, तभी आप सब कुछ सक्सेसफुल की तरफ अचीव कर सकते हो। सो उसने जो मैसेज दिया, वो मैसेज लोगों को बड़ा हिट हुआ, लोगों को जो उनके स्टूडेंट्स थे उनको बड़ा हिट हुआ कि हाँ ये सर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि अगर हम IIM तक पहुंचे हैं तो हमें उस लेवल तक पहुंचना है, उस सीढ़ी तक पहुंचना है, उस अचीवमेंट को अचीव करना है जो कि मैं चाहता हूं अपनी लाइफ में। क्यों? क्योंकि अगर वो अचीव नहीं करेगा, अपने एफर्ट्स नहीं डालेगा, सो उन सब चीजों को अचीव नहीं कर पाएगा। सो फ्रेंड्स, आप लोगों के लिए मैसेज है
कि यार जो उसने टीचर ने अपने स्टूडेंट्स को दिया, इसी तरीके से आप मेरे को अपना छोटा भाई बड़ा भाई किसी तरीके से भी आप मान के आप ये मान लीजिए कि आप जो भी चीज अचीव करना चाहते हो अपनी लाइफ के अंदर, आप देखो इंश्योरेंस इंडस्ट्री में हो और इंश्योरेंस इंडस्ट्री बड़ी अमेजिंग है। आपकी नॉलेज, आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स अगर अच्छी हैं तो आप यहाँ पर कुछ भी अचीव कर सकते हो जो आप चाहते हो अपनी लाइफ के अंदर। सो फ्रेंड्स, आज मैंने आपको जो लेसन दिया, जो स्टोरी बताई, ये स्टोरी आई थिंक आप लोगों को इंस्पायर करेगी और आप भी अपने गोल्स बनाओ और अपने लाइफस्टाइल को अच्छा बनाने के लिए एफर्ट्स करो। सो अब शुरू करते हैं हम आज के वेबिनार से। सो वेबिनार का टॉपिक है सेल्स प्रोसेस। सो फ्रेंड्स, सेल्स प्रोसेस एक्चुअल में होता क्या है, तो मैं आपको बताता हूं। जो हम बात करने वाले हैं 7 स्टेप्स ऑफ सेल्स प्रोसेस। आज मैं बताऊंगा आपको 7 स्टेप्स क्या होते हैं सेल्स प्रोसेस के। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट स्टेप से। फर्स्ट स्टेप क्या होता है, प्रोस्पेक्टिंग। फ्रेंड्स देखो, प्रोस्पेक्टिंग की मैं बात कर रहा हूं। सो प्रोस्पेक्टिंग है क्या, प्रोस्पेक्टिंग कैसे करनी होती है, क्या आपने कभी प्रोस्पेक्टिंग करी है, तो उसके ऊपर अगर काम किया तो आपके रिजल्ट्स क्यों नहीं आ रहे, अगर नहीं आ रहे तो आपके क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्या ऑब्जेक्शंस आ रहे हैं, किस प्रॉब्लम में आप स्टक हो रहे हैं, कहां फंस रहे हैं। तो चलिए आज पूरा जो प्रोसेस है सेल्स प्रोसेस को समझ लेते हैं। सो प्रोस्पेक्टिंग क्या होती है और प्रोस्पेक्टिंग कैसे की जाती है। देखो फ्रेंड्स, प्रोस्पेक्टिंग करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप अगर प्रोस्पेक्टिंग करना चाहते हो, सो प्रोस्पेक्टिंग के अंदर आपको सबसे पहले कस्टमर के जो नाम है, उनके नंबर है और उनकी प्रोफाइल है, उसको एक डायरी पे या उसको एक एक्सेल में मेंटेन करना है। सबसे पहले आपने नाम लिखा, देन उसके बाद अपना मोबाइल नंबर लिखा, देन उसकी प्रोफाइल लिखी और उसके साथ साथ आप कैटेगरी भी लिख सकते हो, कैटेगरी ए, कैटेगरी बी, कैटेगरी सी। अब प्रोस्पेक्टिंग का मतलब क्या होता है कि जितने भी कॉन्टैक्ट नंबर मेरे फोन के अंदर है या जितने भी कॉन्टैक्ट्स या जितने भी लोगों को मैं जानता हूं उनको मैं एक जगह लिख लेता हूं, ठीक है, उसको बोलते हैं प्रोस्पेक्टिंग। मतलब कि एक जगह मैंने वो सारे नाम लिख लिए, अब वो नाम मैंने लिख लिए, अब उसको करना क्या है, उसके बाद उन लोगों को अप्रोच करना है। अब प्रोस्पेक्टिंग जो है, प्रोस्पेक्टिंग होती कैसे, क्योंकि मैंने आप लोगों को बोला कि यार प्रोस्पेक्टिंग सेल्स प्रोसेस, तो सेल्स प्रोसेस मतलब प्रोस्पेक्टिंग करने के लिए आप कहां कहां जा सकते हो, किस किस तरीके से लोगों को अप्रोच कर सकते हो। देखो फ्रेंड्स, आप मुझे बताओ कि यार डेली लाइफस्टाइल में हम किन लोगों से मिलते हैं। क्या आपके घर में दूध वाला आता है, बिल्कुल आता है, तो आपका प्रोस्पेक्टिंग कस्टमर वो भी हो सकता है। न्यूज़पेपर वाला आता है, बिल्कुल आता है। आइसक्रीम डीलर है, वो भी हो सकता है। मान लीजिए आपका किराना शॉपकीपर है, वो भी हो सकता है। कोई डिपार्टमेंटल स्टोर है, वो भी हो सकता है आपका प्रोस्पेक्ट। आपका कोई मेडिकल स्टोर वाला है, वो भी प्रोस्पेक्ट हो सकता है। इसका मतलब जितने भी लोगों से आप डे टू डे लाइफ में मिलते हो वो सब आपके प्रोस्पेक्ट हो सकते हैं। पता है तो आप उनका नाम लिखिए, नहीं तो उनकी शॉप्स के हिसाब से आप उनका नाम लिख सकते हैं कि मान लीजिए एबीसी शॉप के नाम से आप इस तरीके से उनका नाम लिख लीजिए। जस्ट आपने प्रोस्पेक्टिंग करनी है तो सबसे पहले उनका नाम और नंबर नोट कर लेना है, कैटेगरी लिख लेनी है और किस तरीके से वो आपसे मिल सकते हो, आपसे उनसे बात कर सकते हो, राइट। आपने प्रोस्पेक्टिंग कर लिया। अब इसके अलावा और भी बहुत सारे तरीके होते हैं, ठीक है। प्रोस्पेक्टिंग करनी है, प्रोस्पेक्टिंग करने का और क्या तरीका हो सकता है। देखो प्रोस्पेक्टिंग करने के 2 तरीके होते हैं मेजरली, जो मेरे को जो समझ आता है। पहला होता है ऑफलाइन, मतलब कि जितने भी लोगों को मैं जानता हूं, जितने भी मेरे सर्कल में, चाहे वो कोल्ड मार्केट है चाहे वार्म मार्केट है। वार्म मार्केट का मतलब जितने लोगों को मैं जानता हूं, कोल्ड मार्केट जितने लोगों को मैं नहीं जानता, ठीक है। सो अब मैंने बात करी 2 तरीके, ऑफलाइन एंड ऑनलाइन। अभी हम बात कर रहे हैं ऑफलाइन की। तो ऑफलाइन के अंदर मैंने आपको बताया जितने लोगों को जानते हो नाम लिखो। देन इसके बाद क्या कर सकते हो, अब मान लीजिए आप लाइफ इंश्योरेंस करते हो, ठीक है। सो लाइफ इंश्योरेंस करने के लिए आप क्या कर सकते हो, आपके घर के आसपास देखो कोई मेडिकल स्टोर है, बिल्कुल है। तो मेडिकल स्टोर वाले के पास जाके आप उससे एक बात कर सकते हो, उससे चैट कर सकते हो, उससे आप डिस्कस कर सकते हो कि भाई देखो आप जो एनवेलप प्रिंट करके देते हो, मान लो वो जो मेडिसिन होती है जो दुकान वाला अपने कस्टमर को देता है, सो उस कस्टमर को अगर वो दुकान वाला मेडिसिन दे रहा है तो उसके लिए एक कोई एनवेलप यूज कर रहा है, छोटे वाला या उससे बड़े वाला या और बड़े वाला, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो आप अगर मान लीजिए प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हो तो आप उसको बोल सकते हो कि ये यार ये जो एनवलप्स है ना, मैं अपनी तरफ से प्रिंट करा के देता हूं। तो आप क्या करो, उसके ऊपर अपनी मार्केटिंग कर सकते हो। आपने मान लीजिए वो मार्केटिंग कैसे करी, आपने अपना नाम नंबर डलाया, कोई प्लान प्रेजेंटेशन, कोई छोटा सा आपने एक कंसेप्ट दिया और उसको पेस्ट करा दिया, मतलब कि प्रिंट करा दिया। अब आपने 100, 200, 500, 1000 जो भी आपकी इच्छा है उस हिसाब से आपने एक शॉपकीपर को वो ले जाकर दे दिया। आपने कॉन्सेप्ट का एक एनवलप बनवाया और वो एनवलप आपने शॉपकीपर को एज अ गिफ्ट दे दिया। अब होगा क्या, अब वो शॉपकीपर जब मेडिसिन दे रहा होगा तो वो किसी ना किसी के घर पे जाएगा, आपका हो सकता है वो प्रोस्पेक्टिंग कस्टमर बन जाए, ठीक है। सो एक तरीका ये हो सकता है। दूसरा, अगर मान लीजिए आप हेल्थ इंश्योरेंस कर रहे हैं, मोटर वगैरह कर रहे हैं, सो उसका तरीका क्या हो सकता है मैं आपको बताता हूँ।
लेट से आपके आसपास कोई नर्सिंग होम होंगे, ठीक है, कोई डॉक्टर्स होंगे जो कि डिलीवरीज करते हैं बेबीज की, बच्चों की, ठीक है, साथ में हो सकता है आपके कोई आसपास, घर के आसपास कोई लैब है, ठीक है, जहां पर टेस्टिंग्स वगैरह होती है, मेडिकल टेस्टिंग्स, आपके आसपास कोई मान लीजिए कोई और डीलर है, ठीक है, सो आप उनसे टाई अप कर सकते हो, उनके साथ कोलैबोरेशन कर सकते हो कि जी मेरे को कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट है, मैं इस प्रोफेशन से हूँ, मैं इंश्योरेंस लोगों को गाइड करता हूँ, सजेस्ट करता हूँ, ठीक है, सो आप उनको बोल सकते हो कि मैं एक कंसल्टेंट हूँ, मैं एक फाइनेंशियल कंसल्टेंट हूँ। सो अब जब आपने वो सारी चीजें बोली, आपने बताई, तो वहां से आपको देखो लीड्स आनी शुरू हो जाएंगी। आप जब देखो 10 लोगों से मिलोगे, हो सकता है 10 के 10 मना कर दें, या हो सकता है 10 में से 2 लोगों ने हाँ कर दी, तो आपका एक कोलैबोरेशन बन गया, आपकी एक मीटिंग पॉइंट बन गया कि मेरे को वो पर्सन मेरे को हर टाइम मेरे को लीड देता रहेगा, महीने में मान लीजिए 2 दी, 4 दी, 10 दी, जब अब होगा क्या, जब जब भी वो पर्सन आपको लीड दे रहा है और वो लीड आपकी कन्वर्ट हो रही है, मतलब कि आपको उस लीड से कन्वर्जन आ रहे हैं, रिजल्ट्स आ रहे हैं, सो आप क्या करो, देखो एक तो हो सकता है कि आपने कोलैबोरेशन किया हो, मान लीजिए उसको कुछ ऑफर कर दिया हो कि 10% 5% का, या फिर हो सकता है आपने कोई कोलैबोरेशन किया हो और वो सामने वाले पर्सन ने आपको नाम नंबर दे दी, बट उसने कोई ऑफर नहीं मांगा, मतलब उसने कोई पेमेंट नहीं मांगा आपसे, बट आप क्या कर सकते हो, उसको कुछ भी चीज अच्छी सी जो आपको लगे, आपके जो बजट में है या जितने का आपका प्रोस्पेक्ट कन्वर्ट हुआ है क्लोजर के लिए, सो उतने तक का आप अमाउंट का कोई चीज गिफ्ट परचेज करो और उस शॉपकीपर को या उस डीलर को या फिर उस नर्सिंग होम वाले जो डॉक्टर्स हैं उनको दे आओ, ठीक है। अब उससे होगा क्या, क्योंकि उनके यूजफुल की चीज होगी तो उन्हें लगेगा यार ये तो बहुत अच्छा पर्सन है कि ये मेरी चीजों को या मेरे प्रोस्पेक्ट को कन्वर्ट करके मेरे को कुछ चीज गिफ्ट कर गया, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ कैश नहीं करा, इन टर्म्स ऑफ काइंड कर गया, ठीक है। सो बात बराबर ही होती है, उसको बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि गिफ्ट देना और गिफ्ट लेना सबको अच्छा लगता है, राइट। सो आप इस तरीके से भी कर सकते हो। दूसरा क्या हो सकता है, मान लीजिए आप मोटर इंश्योरेंस में हैं, ठीक है, मोटर इंश्योरेंस के अंदर आप क्या कर सकते हो, मोटर इंश्योरेंस मतलब कि आप ये देखो यार, जितने भी आपके घर के आसपास जितने भी रिपेयर वाले हैं, ठीक है, जो गाड़ी रिपेयर करते हैं, चाहे वो 2 व्हीलर है, 4 व्हीलर है, जितने भी वर्कशॉप वाले हैं या फिर जितने भी पेट्रोल पंप्स हैं, ठीक है, आप उनके पास जा सकते हो और उनको बोल सकते हो कि जी देखो मैं एक मोटर इंश्योरेंस कंसल्टेंट हूँ या फिर एडवाइजर हूँ, तो आप उनको बोल सकते हो कि जी देखो आपको क्या चाहिए, मेरे को नहीं पता, बट मेरे को क्या चाहिए, मेरे को क्लाइंट चाहिए, अगर आप मुझे क्लाइंट दोगे तो मैं आपका कुछ बेनिफिट करा सकता हूँ, आपको कुछ फायदा करा सकता हूँ। अब होगा क्या, आपको वहां से कुछ ना कुछ टाइप्स मिल जाएंगे, कोलैबोरेशन मिल जाएंगे, आपके साथ कोई ना कोई बंदा, कोई ना कोई पर्सन आपके साथ कोलैबोरेशन करने के लिए हाँ कर देगा। अब देन होगा क्या, आपके पास प्रोस्पेक्ट्स या आपके पास लीड्स आने शुरू हो जाएंगी। अब उस लीड्स को कन्वर्ट करना आपका काम है, आपको उनसे बात करना है, आपको उनको प्रेजेंटेशन देना है, आपको उनको सॉल्यूशंस देना है, ठीक है। सो कहने का मतलब है आपके पास प्रोस्पेक्ट्स की ऑफलाइन तरीके से बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे वेज हैं कि आपके पास प्रोस्पेक्ट्स की लीड्स आती रहेंगी, लीड्स जब आएंगी देन आप क्लोजर्स कर पाओगे। अभी काफी लोगों की दिक्कत रहती है कि यार सर हमें लीड्स नहीं आती, हमें प्रोस्पेक्टिंग करनी नहीं आती। सो जब आपके पास लीड आए आपको अपनी डायरी के अंदर मेंटेन करना है, सो दैट आप उसको फॉलो कर पाओ, आप उससे बात कर पाओ, या आपको पता हो कि एक्चुअल में आपने उसको क्या प्रेजेंटेशन दिया था, क्या बात हुई थी, राइट। सो सबसे पहले हमने बात करी प्रोस्पेक्टिंग की, देन अब हमने प्रोस्पेक्टिंग कर ली, डायरी मेंटेन कर ली, नाम नंबर लिख लिए और उसको सेगमेंट वाइज कर लिया, राइट। अब हम बात करेंगे अप्रोच की। फाइनली अब ये देखिए, अप्रोच करना है, लोगों से मिलना है, लोगों से बातचीत करनी है, मीटिंग का टाइम लेना है, राइट। तो वो मीटिंग का टाइम किस तरीके से लिया जाता है मैं आप लोगों को बताता हूं। देखो होता क्या है, जब हम सबसे पहले लोगों से बात करते हैं मीटिंग के लिए, तो वो कहते हैं कि नहीं जी मैं आज बिजी हूं, मैं कल मिलूंगा, परसों मिलूंगा, सो इस तरीके से कुछ टालते हैं। सो आपने क्या बोलना है, देखो आप कुछ इस तरीके की पिच करिए जिससे कि सामने वाला आपकी बात सुने और आपसे मीटिंग मांगना चाहे, ठीक है। दूसरी चीज मैं आपको यहाँ पर नोट करा रहा हूं, आप लिख सकते हैं ये चीज, कि आपको हमेशा कोई भी प्लान अगर आप सामने वाले को दे रहे हो, समझा रहे हो, सो वो प्लान आपको फोन पर सेल नहीं करना, आपको फोन पे नहीं बेचना। आपको फोन पर क्या देना है, आपको अपनी अपॉइंटमेंट्स बेचनी है, आपको अपनी अपॉइंटमेंट देनी है, राइट। क्यों, क्योंकि अगर फोन पे अगर आप प्लान देने चले जाएंगे, प्लान अगर देते रहेंगे, तो आपका क्लाइंट इतना मतलब ध्यान से नहीं सुनता, इतने कॉन्शियस माइंड से नहीं सुनता कि वो सब चीज समझ पाए। सो इससे बढ़िया है कि आप प्रेजेंटेशन देना चाहते हो, सो आप उससे मीटिंग लो, आप बोलो सर मैं आपसे 10 मिनट के लिए मिलना चाहता हूँ और एक प्लान है बहुत अच्छा जो कि इन्वेस्टमेंट के लिए, आपकी फैमिली के लिए आपको सक्सेस बना सकता है। मतलब इस तरीके से आप पिच कर सकते हैं। लाइक मैं आपको बताता हूँ, कुछ एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए आप कोई प्रेजेंटेशन के लिए क्लाइंट पे गए, ठीक है। अब क्लाइंट मतलब आप सॉरी मीटिंग मांग रहे हैं,
तो मीटिंग के लिए आप क्लाइंट से मीटिंग मांगना चाह रहे हैं, तो आपने क्लाइंट को कॉल किया, तो आप बोल सकते हो हेलो सर, मेरा नाम राहुल जैन और मैं आपसे 10 मिनट के लिए मिलना चाहता हूँ। मैं एल आई सी ऑफ इंडिया से बोल रहा हूँ या टाटा से बोल रहा हूँ, HDFC से। तो जिस भी कंपनी से आप हो, आप उस कंपनी का नाम लेके बोल सकते हो कि सर मैं इस कंपनी से बोल रहा हूँ और मेरा नाम ये है। ठीक है, आपने नाम बोला, आपने ग्रीटिंग किया, देन उसके बाद आपने बोला कि जी मैं इस कंपनी से बोल रहा हूँ। तो सामने वाले से आप पूछो, उसके बाद आपने पूछा कि सर क्या मैं आपसे 2 मिनट बात कर सकता हूँ। अब सामने वाला बोलेगा यस मैं अभी फ्री हूँ या हाँ बोलिए। तो इस तरीके से जब सामने वाला अलाउ कर दे, देन आपको अपनी बात रखनी है। तो आप क्या बोल सकते हो कि सर देखो LIC ऑफ इंडिया के अंदर, मैं अभी LIC का एग्जांपल ले रहा हूँ, तो सर LIC ऑफ इंडिया के अंदर एक ऐसा प्लान है कि आप उसके अंदर 16 साल सेव करेंगे तो आपको 25 साल पे आपको रिटायरमेंट पे 1 करोड़ मिलेगा। तो आपने क्या किया, उसको एक पिच कर दिया कि जी 1 करोड़ मिलेगा आपके रिटायरमेंट पे, या फिर आपके बच्चों की शादी पे, या फिर आपके बच्चों की एजुकेशन पे। तो जो भी सामने वाले को आप पिच कर रहे हो, जो भी प्रोडक्ट के आप मास्टर हो, वही प्रोडक्ट आपने फोन पर पिच कर देना है। अब वो पूछेगा ठीक है जी 1 करोड़ मिलेगा, कैसे मिलेगा, कौन सा प्लान है, क्या है। तो आप उनको बोले कि सर देखिए जो मैंने आपको बताया कि 1 करोड़ मिलेगा आपके रिटायरमेंट पे, तो सर इससे पहले मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि आप अगर 10 मिनट का टाइम दे तो मैं आपसे मिल सकता हूँ क्या। तो सामने वाला बोलेगा यस आप या नो जो भी है, या वो बोलेगा कि फोन पे बता दो। ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपने उनको बोलना है कि सर देखिए फोन पे मैं बता तो दूंगा, बट प्रॉब्लम क्या है कि फोन पे ना सर पेमेंट नहीं हो पाएगी, या फोन के ऊपर चेक्स नहीं आ पाएंगे कि जो आप प्रपोजल फॉर्म साइन करना चाहते हो वो सिग्नेचर नहीं हो पाएंगे। तो सामने वाले को आपने क्या बोला, आपने बोला कि सर मैं आपसे 10 मिनट की मीटिंग चाहता हूँ, जिससे कि आपको आपकी नीड के हिसाब से आपको अच्छे से प्रेजेंट कर पाऊँ। हो सकता है सर आपकी जरूरतें ज्यादा हो, या हो सकता है सर आपकी जो नीड है, आपकी रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से ये प्लान और भी अच्छा हो सकता है, इसका प्रीमियम आपको और भी सेव हो सकता हो। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आपने स्ट्रेटेजी यूज करनी है कि जिससे कि वो आपको मीटिंग दे दे। एक्चुअल में हमें मीटिंग चाहिए, ठीक है, सामने वाले का 10 मिनट 15 मिनट का टाइम चाहिए। ठीक है, इसके बाद आप ये देखिए जब सामने वाले ने मीटिंग के लिए हाँ कर दिया, तो हो सकता है वो बोले 3 दिन के बाद मिलना, 4 दिन के बाद मिलना, या 2 दिन के बाद कॉल करना। तो इस तरीके से अब आप देखो प्रोस्पेक्टिंग ने आपको टाइम दे दिया फॉलोअप कराने के लिए। ठीक है, अब आपका काम क्या है, उसको फॉलो करना है। अब मीटिंग आपको करनी है तो फॉलोअप करना जरूरी है, तो फॉलोअप के लिए एक डायरी मेंटेन करो। अब ये देखिए आपने 100 लोगों को कॉल किया मान लेते हैं, अब 100 में से 10 लोगों ने या 20 लोगों ने फॉलोअप दे दिया, तो अब आप कैसे फिल्टर करोगे कि 100 में से 20 लोग कौन से हैं। अब पूरी डायरी आप देखोगे, या आपके पास कोई ऑल्टरेशन या कोई दूसरा ऑल्टरनेट होना चाहिए। आपके पास क्या होना चाहिए, ऑल्टरनेट होना चाहिए। ऑल्टरनेट क्या है कि आप एक अलग डायरी के ऊपर एक अलग नया पेज ओपन कीजिए और उस पेज के ऊपर लिखिए फॉलोअप लिस्ट। ठीक है, अब फॉलोअप लिस्ट हो सकता है आपकी लाइफ इंश्योरेंस की है, हेल्थ इंश्योरेंस की है, मोटर इंश्योरेंस की है, या जो भी आप करते हैं उसकी है, राइट। तो आपने क्या किया, वो प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट में से फॉलोअप करने वाले लोगों की लिस्ट अलग कर ली। अब होगा क्या, मान लीजिए आप पूरे दिन काम कर रहे हैं, ठीक है, आपको लोगों से मीटिंग्स लेनी है, अब आपके पास मान लीजिए मीटिंग्स नहीं है, सो आप अपनी फॉलोअप लिस्ट को गो थ्रू कर सकते हो, उसको रीड कर सकते हो और उससे बात कर सकते हो क्लाइंट से, राइट। सो आपने यहाँ पर फाइनली अपनी मीटिंग फिक्स कर ली। अब मीटिंग फिक्स होने के बाद अब जब हम फर्स्ट टाइम कस्टमर के पास जाते हैं, तो यहां पर क्या करना होता है, हमें ओपन द कॉल, मतलब कि अपनी मीटिंग शुरू करने से पहले, अपनी प्रेजेंटेशन शुरू करने से पहले कुछ ना कुछ बातचीत करनी होती है, कुछ ना कुछ बताना पड़ता है, कुछ ना कुछ पूछना पड़ता है कस्टमर से, राइट। तो हमने क्या पूछा, हमने कस्टमर से बात करी कि सर आप कैसे हैं, आपका कैसा चल रहा है, आप बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं, कुछ इस तरीके से। या आप पूछ सकते हैं आपकी फैमिली में कौन कौन है, ठीक है सर, फैमिली में वाइफ आपकी क्या करती है, ठीक है, आप प्राइवेट जॉब करते हैं, गवर्नमेंट जॉब करते हैं, बिजनेस है तो बिजनेस किस चीज का है। सो ये ओपन द कॉल है, मतलब कि आप सामने वाले के साथ थोड़ा सा इंटरेक्शन कर रहे हो, थोड़ा सा रिलेशन बिल्डिंग कर रहे हो। जब आप सामने वाले के साथ रिलेशन बिल्डिंग कर रहे हो या सामने वाले के साथ थोड़ा सा इंटरेक्शन कर रहे हो, तो आपके साथ थोड़ा सा घुल मिल जाएगा, आपके साथ बात करने में कंफर्टेबल हो जाएगा, राइट। अब हुआ क्या, आपने उससे बात करने के लिए, प्रेजेंटेशन देने के लिए आपने उसको थोड़ा सा अपने तरफ फोल्ड कर लिया, राइट, अपने तरफ होल्ड कर लिया, राइट। अब आपकी पकड़ मजबूत हो गई, अब आपसे बात करने में वो कंफर्टेबल हो गया। देन अब आप क्या कर सकते हो, उसकी फैक्ट फाइंडिंग कर सकते हो और उसको प्लान जो चाहिए उसको एनालाइज कर सकते हो। अब फैक्ट फाइंडिंग क्या होता है, देखो फैक्ट फाइंडिंग का मतलब कि आप ये देखो, आप एक इंश्योरेंस कंसल्टेंट हो, एक इंश्योरेंस एडवाइजर हो, ठीक है। आप ये मान के चलो कि कोई भी इंश्योरेंस एडवाइजर, अगर आप लोग को नॉलेज है, आप लोग अगर अच्छे से ट्रीट कर पाते हो सामने वाले को, सो आपको फैक्ट फाइंडिंग करना आना चाहिए। अब फैक्ट फाइंडिंग के अंदर क्या चीज होती है मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए आप किसी क्लाइंट के पास गए,
आपने उससे पूछा, आपने पूछा कि जी आपकी फैमिली में कौन है, तो उसने बताया कि मैं हूँ, मेरी वाइफ है और मेरी एक छोटी 2 साल की लड़की है, ठीक है। या फिर उसने बोला कि जी मेरी फैमिली में चलो मैं यही एग्जांपल ले लेता हूँ कि मैं हूँ, मेरी वाइफ है और मेरे बच्चे हैं। तो आपने उससे पूछा कि सर आपको किस तरीके की रिक्वायरमेंट है या कुछ तरीके की इन्वेस्टमेंट प्लानिंग करनी है। तो सामने वाले ने जब बोल ही दिया कि मेरी 2 साल की बच्ची है, तो आप सबसे पहले उसी से स्टार्ट करो ना। आपकी फैक्ट फाइंडिंग तो हो ही गई ना, कि आप उसकी एजुकेशन की बात कर सकते हो, आप उसकी मैरिज प्लानिंग कर सकते हो, ठीक है। आप साथ में बोल सकते हो कि सर आपका फर्दर क्या प्लान है, आपने कोई रिटायरमेंट प्लान लिया है या कोई ऑलरेडी आपने इंश्योरेंस प्लान लिया हुआ है क्या। अगर सामने वाला बोलता है हाँ लिया हुआ है, तो उसको कॉन्ग्रेचुलेट करो, उसको बोलो सर बहुत ही बढ़िया, आप इंश्योरेंस की नीड के बारे में तो जानते हैं, आप इंश्योरेंस के बारे में जानते हैं, बट मैं आपका एक बार पोर्टफोलियो देखना चाहूंगा, आपका जो डॉक्यूमेंट है वो देखना चाहूंगा। तो सर क्या प्लीज आप एक बार मेरे को जो आपने इंश्योरेंस पॉलिसी, जैसे आपने बताया कि आपने ऑलरेडी इंश्योरेंस पॉलिसी की है, तो उस इंश्योरेंस पॉलिसी का डॉक्यूमेंट एक बार दिखा दीजिए। तो सामने वाला अगर मान लीजिए आपको डॉक्यूमेंट दिखा रहा है, तो आप क्या कर सकते हो, उसके पोर्टफोलियो को देख सकते हो, उसके सिस्टम को देख सकते हो कि अगर मान लीजिए वो 10 लाख रुपए कमा रहा है और उसकी पॉलिसी, पुरानी पॉलिसी है 5 लाख रुपए की, तो आपको पता है कितना इंश्योरेंस करना है। आपको अगर ह्यूमन लाइफ वैल्यू कैलकुलेट करनी आती है, तो आपको पता है कि यार कितना इंश्योरेंस होना चाहिए उस पर्सन का, कि जैसे कि अगर 10 लाख सैलरी है, तो 10 लाख सैलरी के हिसाब से 20 टाइम्स का इंश्योरेंस होना चाहिए, मतलब कि 2 करोड़ का। लेकिन उसने पॉलिसी ली हुई है 5 लाख की, मतलब यार, मतलब कि वो इंश्योरेंस करने के लिए अभी ओपन है, उसको हम इंश्योरेंस सेल कर सकते हैं। अब कौन सा सेल करना है, क्या करना है, वो आप एक्सपर्ट हो ऑलरेडी, सो उसमें मेरे को ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। बट आप इस तरीके से अपनी मीटिंग्स को आप इस तरीके से लोगों से बात कर सकते हो, इस तरीके से अपने फैक्ट फाइंडिंग करके लोगों को एनालाइज कर सकते हो। फाइनली अब इसमें आपने जैसे बात किया, बात करने के बाद आप यहाँ पर एनालाइज कर सकते हो कि यार ये रिटायरमेंट प्लान जरूरी है, कस्टमर के लिए टर्म प्लान जरूरी है, या कस्टमर के लिए चाइल्ड एजुकेशन वाला प्लान जरूरी है, या फिर आप चाइल्ड मैरिज वाला प्लान जरूरी है, या फिर आप तीनों चारों प्लान्स का कॉम्बिनेशन करके दे सकते हो। आपको पता है कि अगर बच्चों का प्लान है तो जीवन लक्ष्य दे सकते हो, जीवन लाभ दे सकते हो। अगर मान लीजिए रिटायरमेंट के हिसाब से बात कर रहे हो तो लाभ दे सकते हो या उमंग दे सकते हो, अगर पेंशन देनी है तो, राइट। तो इसी तरीके से आप लोगों को गाइड कर सकते हो, एनालाइज करके उनको रिकमेंड सॉल्यूशन कर सकते हो। तो साथ में मैंने यहाँ पर फैक्ट फाइंडिंग के साथ में रिकमेंड सॉल्यूशन भी आपको साथ साथ बता दिया, ठीक है। सो अब यहाँ पर क्या हुआ, आपने चीजों को एनालाइज किया, चीजों को फैक्ट फाइंड किया, फैक्ट को फाइंड किया कि यार उसको एक्चुअल में जरूरत क्या है। अब होता क्या है, देखो हम लोग चाहते हैं कि यार हमने इतनी मेहनत करी, हमने कस्टमर से टाइम मांगा, टाइम मांगने के बाद मैंने उसको मीटिंग फिक्स करी, मीटिंग फिक्स करने के बाद मैं मीटिंग दे रहा हूँ, अब मेरे को लगभग आधा घंटा हो गया प्रेजेंटेशन देते हुए, मतलब आप लोगों को, ठीक है, आप लोगों को आधा घंटा हो गया प्रेजेंटेशन देते हुए क्लाइंट्स को। अब क्लाइंट ने बोल दिया कि जी आप कल आना। अब प्रेजेंटेशन अच्छी लगी, प्लान अच्छा लगा, बट आपको क्लोजर नहीं आता, आप क्लोज कैसे करते हो क्लाइंट को, आपको नहीं पता यार क्लोज कैसे करना है। तो क्लोजर टेक्निक्स होती हैं, ठीक है। सो क्लोजर टेक्निक्स होती हैं, साथ में यहाँ पर मैंने लिखा है बीच में कि ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करनी है, ठीक है। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करने के लिए किस तरीके से काम करना होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा, राइट। तो फाइनली मैं यहाँ पर बता रहा था कि क्लोजर करना है, ठीक है। क्लाइंट ने बोला जी मेरे पास पैसे नहीं है, क्लाइंट ने बोला कि मैं सीए से पूछ के बताऊंगा, तो आपके पास क्या आंसर है, आप मुझे बताओ कि आप क्या बोलते हो। एक बार जरूर आप एक बार कमेंट में डालिए कि यार किस तरीके से आप आंसर करते हो। देखो फ्रेंड्स, अभी मैं प्रेजेंटेशन दे रहा हूं तो आपके कमेंट्स नहीं पढ़ पाऊंगा, बट श्योर आप जैसे ही प्रेजेंटेशन खत्म होगी मैं आपके एक एक करके सभी कमेंट्स पढ़ूंगा और आप लोगों को मैं रिवर्ट भी करूंगा। सो फ्रेंड्स, आप यहां पर डालिए कि यार आप किस तरीके से क्लोजर्स करते हो, क्या ऑब्जेक्शंस आपको आते हैं, किस तरीके से प्रोस्पेक्टिंग करते हो, किस तरीके से अप्रोच करने वाले हो, राइट। सो फ्रेंड्स, आपको मैं बता रहा हूं अभी क्लोजर के टेक्निक्स क्या है। क्लोजर के टेक्निक्स मतलब कि आपको प्रेजेंटेशन दे दी, आपने क्लाइंट को बता दिया कि सर दिस इज द बेस्ट प्लान जो कि आपके प्रोफाइल के हिसाब से आपको सूट करता है, आपने उसको बोल दिया कि सर ये आपके हिसाब से सबसे बेस्ट प्लान है। एक चीज मैं आपको बता रहा हूं, अगर मान लीजिए आपने किसी क्लाइंट को एक प्रेजेंटेशन दे दी, दो प्रेजेंटेशन दे दी, तो वो प्रेजेंटेशन देने के बाद आपको कभी ये नहीं बोलना कि सर मैं तीसरी भी दे देता हूं। आपने क्या बोलना है, सर ये जो दो प्लान आपको समझाए आप इसमें से ही चूज कीजिए, क्योंकि दो प्लान ही आपके लिए बेस्ट है, उसके अलावा आपकी प्रोफाइल पे कोई भी सूट नहीं करता। नॉर्मली एडवाइजर्स क्या गलती करते हैं, वो एक प्लान देते हैं, दूसरा देते हैं, अगर क्लाइंट कहता है नहीं ये दोनों नहीं समझ आ रहे हैं, आप तीसरा कोई बताओ, तो तीसरा भी हम समझाने लग जाते हैं। तो हमें तीसरा नहीं समझाना, हमें उन दो के अलावा नहीं समझाना। अगर मान लीजिए बहुत ज्यादा क्लाइंट बोलता है कि नहीं मेरे को ये नहीं चाहिए, तो देन आप समझा सकते हो, बट कोशिश करो कि उन दोनों में से ही कन्वर्जन हो जाए, उन दोनों में से ही आपकी सेल डन हो जाए, राइट। सो क्लोजर्स की टेक्निक, क्लोजर के टेक्निक क्या होते हैं। अब सामने वाले पर्सन ने बोला जी मेरे पास पैसे नहीं है,
ठीक है, तो आप क्या बोल सकते हो? सर देखिए, आप आज ये बोल रहे हो कि मेरे पास पैसे नहीं है, तो सर आप मुझे बताओ कि सर, मैं छोटी सी बात पूछूंगा, अगर आपको माइंड मतलब आप माइंड ना करें, आपको अगर अच्छा ना लगे तो मेरे को बता देना, बट आप माइंड मत करना। सर मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूँ। तो सामने वाला क्लाइंट बोलेगा आपको यस पूछे, तो आप बोलिए सर देखिए, आपने जैसे बोला कि यार मेरे पास आज पैसे नहीं है, तो सर मुझे बताओ कि आज अगर आपके पास पैसे नहीं है, कल आपकी फैमिली में अगर कोई हेल्थ इमरजेंसी आ जाती है और आपको 3 लाख रुपए की जरूरत है, तो आप कहाँ से लाओगे सर? आपने बोला कि मेरे पास पैसे नहीं है, तो आज आपके पास पैसे नहीं है, कल 3 लाख रुपए कहाँ से लाओगे सर? कौन सी लाइबिलिटी क्रिएट करोगे? क्या चीज सेल करोगे? आप अपनी गाड़ी सेल करोगे, कोई प्रॉपर्टी सेल करोगे, या कोई ज्वेलरी सेल करोगे? सर मैं एक एडवाइजर हूं, मेरा काम है आपको एडवाइस करना। सर अगर आपको लगता है कि ये प्रोडक्ट आपके लिए अच्छा है, तो सर मैं आपको बोलूंगा इसको आज ही एनरोल कर लो, इसके साथ आज ही आप स्टार्ट कर लो। क्यों? क्योंकि सर देखो, मेरा एक फ्रेंड था, आप कोई स्टोरी टेलिंग कर सकते हो, एक स्टोरी बता सकते हो, आप बोल सकते हो कि सर मेरा एक फ्रेंड था, उसको मैंने इसी तरीके से समझाया, बट उसने नहीं मानी मेरी बात, बट 2 दिन के बाद सर उसकी फैमिली में एक इमरजेंसी आ गई और उसको 3 लाख रुपए का बिल आ गया, या 2 लाख रुपए का बिल आ गया। आप छोटी सी एक स्टोरी बता के क्लाइंट को कन्विंस कर सकते हो, बता सकते हो। क्यों? देखो मैं ये चीजें क्यों बता रहा हूँ, देखो हमारा तो प्रॉफिट है, हमारे को यहाँ क्या मिल रहा है, कमीशन मिल रहा है, इनकम मिल रही है, राइट। बट क्लाइंट का क्या बेनिफिट है? कल भगवान ना करे क्लाइंट के साथ कुछ हो जाए, तो हम उसको आज डे 1 पे सिक्योर कर रहे हैं ना। आप ये बात मान के चलो कि क्लाइंट के साथ जब आप प्रेजेंटेशन दे रहे हो, तो क्लोजर्स भी साथ साथ कर लो। क्यों? क्योंकि आप अगर उसको समझा रहे हो तो आप 100% नॉलेज दे रहे हो, अगर आप उसको समझा रहे हो तो आपको उस डे 1 से सिक्योर कर रहे हो, उसकी लाइफ को सिक्योर कर रहे हो, उसकी फैमिली को प्रोटेक्ट कर रहे हो, राइट। तो आप ये मान के चलो, आप जब प्रेजेंटेशन दे रहे हो, कोशिश करो आपकी प्रेजेंटेशन या आपकी क्लोजर्स वहीं पर हो जाए, राइट। तो मैंने आपको बोला कि पैसा नहीं है, उसका क्या सोल्यूशन, उसका क्या आंसर देना है। तो मैं आपको यहाँ पर क्लोजर्स और ऑब्जेक्शन हैंडलिंग मिक्स आपको दोनों चीजें बता रहा हूँ। साथ में आपने क्लाइंट ने आपको बोला कि जी मैं अपने सीए से पूछ के बताऊंगा, अब उसका आप क्या आंसर दोगे? बताइए, आपने अभी तक क्या आंसर दिया? मुझे कमेंट बॉक्स पे बताइए कि आप क्या आंसर देते थे जब सामने वाला क्लाइंट बोलता है कि जी मेरे पास पैसे नहीं है। तो आप लोगों ने जो आंसर दिए, क्या वो करेक्ट थे? क्या आपकी उसकी कन्वर्जन आई? अगर कन्वर्जन आई तो क्या बोला तो जिससे कन्वर्जन आ गई? नहीं तो मैं आपको एक स्ट्रेटेजी बताता हूं कि इस स्ट्रेटेजी को आप अगर अप्लाई करते हो, बताते हो लोगों को, देन आपके क्लोजर्स आ सकते हैं, राइट। तो मैं आपको बोलता हूँ, सीए आप सॉरी क्लाइंट ने बोला कि जी मेरे मैं अपने सीए से पूछ के बताऊंगा, तो आपने क्या बोला? आप क्या बोल सकते हो कि सर देखो, आपका जो सीए है वो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वो आपके टैक्स को बचाने में आपकी हेल्प कर सकता है। बट सर आप मुझे एक चीज बोलिए कि मैं एक इंश्योरेंस कंसल्टेंट हूं, एक इंश्योरेंस एडवाइजर हूं, तो आपके इंश्योरेंस को पोर्टफोलियो को मैनेज करने के लिए सर मैं ही तो अवेलेबल हूं, आपका सीए थोड़ी करेगा इसमें काम। वो तो बस सिर्फ ये बता सकता है कि इस इन्वेस्टमेंट में आपका इतना टैक्स बचेगा या नहीं बचेगा, राइट। तो आपका सीए सिर्फ टैक्स कंसल्टेंट है और मैं आपका इंश्योरेंस कंसल्टेंट हूं सर, इतना आप समझ रहिए। या सर एक चीज बताइए मुझे, चलिए आप कह रहे हो आप अपने सीए से पूछ के बताओगे, सर मुझे एक चीज बताइए, जैसे कि आपका पोर्टफोलियो अच्छा है सर, आप 1 करोड़ पे अर्न करते हैं या 10 लाख रुपए अर्न करते हैं, आपका क्लाइंट जितना भी अर्न करता है आप उससे उसी तरीके से बात कीजिएगा। तो मान लीजिए आपका क्लाइंट आपका 20 लाख रुपए इनकम जनरेट करता है, तो आपने बोला सर आप 20 लाख रुपए अर्न करते हैं, तो आपके हिसाब से 4 करोड़ की आपकी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, मतलब इंश्योरेंस होना चाहिए, राइट। तो क्लाइंट को आपने बोला जी 20 लाख रुपए अर्न करते हो, तो सर मुझे बताइए कि कल को अगर आपका जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, ठीक है, या फिर भगवान ना करे सर कल आपके साथ कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाती है या कल आपके साथ कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो क्या आपका चार्टर्ड अकाउंटेंट 20 लाख रुपए जो आज आप कमा रहे हो वो अगले 20 साल तक आपका चार्टर्ड अकाउंटेंट देगा क्या? आप बोल दो ना। क्लाइंट अगर पॉलिसी नहीं देगा, नहीं देगा ना, बट आपने उसको एक बार हर्ट कर दिया, उसकी ईगो को हर्ट कर दिया। आपने बोल दिया कि सर आपका चार्टर्ड अकाउंटेंट 20 साल तक पैसे देगा क्या आपकी फैमिली में? अगर आपकी फैमिली में कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाए, 10 लाख रुपए का बिल है, तो आपका चार्टर्ड अकाउंटेंट देगा क्या, या वो बोलेगा जी इतना टैक्स बचा लिया हमने? आपने उसकी ईगो को थोड़ा सा हर्ट करना है, बड़े पोलाइटली आपने उसको बोलना है, बड़े सिंसियर तरीके से आपको बोलना है। क्यों? क्योंकि अगर उसको ये बात समझ आ गई ना, तो आपका भी फायदा और क्लाइंट का भी फायदा, उसको प्रोटेक्शन मिल जाएगा, उसको सिक्योरिटी मिल जाएगी, आपको इनकम मिल जाएगी, आपको प्रॉफिट मिल जाएगा, राइट। सो फ्रेंड्स, अभी मैंने आपको 2 ऑब्जेक्शन बताए, इसके अलावा बहुत सारे ऑब्जेक्शन होते हैं जो मार्केट में लोगों को आते हैं। मेरे पास मेरे सर्कल में बहुत सारे एडवाइजर्स लोग हैं जो मेरे भाई हैं, मेरे बहन हैं, उन सब के साथ मैं कनेक्टेड हूँ, और वो लोग मेरे से पूछते हैं कि सर ये ऑब्जेक्शन आ रहा है, आप चलिए आप मीटिंग क्लोज कीजिए।
सो मैं थोड़ा सा हेल्प नहीं कर पाता हूँ। क्यों? क्योंकि राहुल एक ही है, ठीक है, और आप लोग बहुत सारे हैं, आप लोगों को गाइडेंस चाहिए। तो मैंने एक चीज को सीखा कि यार अगर मैं एक हूं तो क्यों ना मैं मल्टीपल हो जाऊं, मैं आप लोगों को डिजिटली सिखाऊं। क्यों? क्योंकि देखो कोरोना वायरस के टाइम पे सारी चीजें डिजिटली होती जा रही हैं, और मैंने सोचा कि यार जब सब चीजें डिजिटल हो रही हैं तो आप लोग क्यों नहीं हो सकते और मैं क्यों नहीं हो सकता। तो अगर हो सकते हैं तो आज जितने भी लोग अभी कनेक्टेड है हमारे साथ, तो आप देख सकते हैं कि यार बहुत सारे लोग पूरी इंडिया से हमारे साथ इतने कनेक्टेड है, वो भी डिजिटली। तो फ्रेंड्स, आपको मैं बोलूंगा कि यार देखो, हमने बात करी थी स्टार्टिंग में प्रोस्पेक्टिंग की ऑफलाइन, तो अब मैं बात करूंगा ऑनलाइन। देखो ऑनलाइन प्रोस्पेक्टिंग सीखनी है, उसके लिए मेरे पास आपका सॉल्यूशन है जो हम बात करेंगे इस प्रेजेंटेशन के दौरान। सो फ्रेंड्स, अभी जैसे मैंने बोला ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, तो इस प्रेजेंटेशन को आप पूरा देखिए, आई होप आपको अच्छी लग रही होगी। तो एक बार मेरे को आप लोगों के कमेंट्स नहीं दिख रहे हैं अभी, क्यों? क्योंकि मैं अभी प्रेजेंटेशन दे रहा हूं। तो आप लोगों से एक बार रिक्वेस्ट है यार, आपको अगर अभी तक की प्रेजेंटेशन अच्छी लगी है तो मेरे को मोटिवेशन करने के लिए, मेरे को मोटिवेट करने के लिए आप एक बार प्लीज लिख दीजिए, एक बार कमेंट कर दीजिए कि आपको प्रेजेंटेशन कैसी लगी। राइट। सो अब हम बढ़ेंगे आगे क्वालिटीज ऑफ इंश्योरेंस एडवाइजर पर। ऐसे बहुत सारे ऑब्जेक्शंस हो सकते हैं जो कि मार्केट में हर एडवाइजर को आते हैं। सो उसके लिए मैं बैठा हूं आप लोगों को गाइड करने के लिए, समझाने के लिए, सिखाने के लिए। बट इस वेबिनार में जितनी चीजें मैं सिखा सकता था वो मैंने आपको बताई। अभी हम बात करेंगे नेक्स्ट चीज की, जो है क्वालिटीज ऑफ, हाँ उससे पहले एक चीज और मैं बता देता हूँ, ठीक है। अभी हम बात कर रहे थे यहाँ पर 7 स्टेप्स ऑफ सेल्स प्रोसेस। तो अभी मैंने आपको 7 स्टेप्स बताए, बट आपको मैं एक सिंप्लीफाइड 3 स्टेप सेल्स प्रोसेस बता देता हूँ। देखो सेल्स प्रोसेस का सिर्फ 3 स्टेप्स होते हैं जो कि सिंप्लीफाइड किया मैंने। अब उसमें क्या चीज है आप उसको समझ लीजिए। सबसे पहला तरीका, सबसे पहला जो इसके अंदर ऑप्शन होता है वो होता है लीड, मतलब कि आपका प्रोस्पेक्टिंग। आप अगर प्रोस्पेक्ट कर रहे हो, आपके पास लीड्स आ रही हैं, तो सबसे पहला स्टेप है सेल्स का। राइट। इसके बाद जो सेकंड स्टेप होता है वो होता है मीटिंग या प्रेजेंटेशन। आपने मीटिंग मांगी है, प्रेजेंटेशन मांगा, राइट, प्रेजेंटेशन दे दी। अब इसके बाद तीसरा जो होता है वो होता है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, और सॉरी यहाँ पर 6 पॉइंट लिख दिया गलती से, आप ये थर्ड पॉइंट है। सो यहाँ पर ऑब्जेक्शन हैंडलिंग एंड क्लोजर, मतलब कि अगर मैं इसको सिंप्लीफाई तरीके से बात करूं, एक सिंपल तरीके से बात करूं सेल्स प्रोसेस की, सो इसका 3 ही प्रोसेस है, 3 ही तरीके हैं कि एक लीड्स के बाद प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन के बाद ऑब्जेक्शन हैंडलिंग या क्लोजर। अगर आपका ये प्रोसेस, अगर आप इसको फॉलो करते हो और कहीं भी मिस्टेक नहीं करते हो, तो आपकी सेल्स आनी शुरू हो जाएंगी, आपके कन्वर्जन आने शुरू हो जाएंगे। अब यहां पर मैंने एक चीज और लिखी है, आस्क रेफरेंसेस, मतलब कि अगर मान लीजिए आज आपने किसी क्लाइंट को पॉलिसी सेल कर दिया, तो वो आपका क्लाइंट बन गया, आपका रिलेशन अच्छा बिल्ड हो गया उनके साथ, तो आप 2 दिन के बाद, 4 दिन के बाद या 10 दिन के बाद कुछ रेफरेंसेस मांग सकते हो। या मान लीजिए आप जैसे इंश्योरेंस में हो, एलआईसी के अंदर हो, सो यहाँ पर क्या होता है, कुछ टाइम पे आपको जो बॉन्ड्स मिलते हैं, जो रिसिप्ट मिलती है, आप क्लाइंट को देने के लिए जाते हो, तो उस टाइम पे भी आप क्लाइंट्स के रेफरेंसेस मांग सकते हो। वो भी एक अच्छा टूल है। आप उनको बोल सकते हो कि सर जैसे कि मैंने आपके बच्चों की फाइनेंशियल प्लानिंग करी, या जैसे कि मैंने आपके बच्चों के लिए एक मैरिज प्लान किया, ऐसे आप मुझे बोले कि सर आपके सर्कल में अभी कोई लोग हैं जो कि अपने बच्चों की मैरिज प्लान कराना चाहते हो। देखो आपको डायरेक्टली फोन नंबर नहीं मांगना, आपको डायरेक्टली अगर फोन नंबर मांगोगे कोई नहीं देगा। आपको क्या बोलना है कि सर अगर जैसे कि मैंने आपके रिटायरमेंट प्लान करी, क्या आपके पास कुछ लोग हैं जो अपना रिटायरमेंट प्लानिंग करना चाहते हैं? तो सर अगर है तो सर मेरे को कुछ 2-3 नंबर अगर शेयर करेंगे तो मैं उनकी हेल्प कर पाऊंगा। सो दैट अब होगा क्या, इस तरीके से अगर बात करेंगे तो वो आपका जो क्लाइंट है वो आपको रेफरेंसेस देगा, आपको नाम नंबर देगा। राइट। अगर आप डायरेक्टली बोलोगे सर मेरे को 2 नंबर दे दीजिए और मैं उन लोगों को जाके प्रेजेंटेशन दूंगा, उनको प्लान दूंगा, ठीक है, तो उससे थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता है, वो पुराना तरीका हो गया। बट अभी जैसे मैंने बताया, आप उस चीज को अप्लाई कर सकते हो, उस चीज को लोगों को बोल सकते हो। राइट। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, क्वालिटीज ऑफ इंश्योरेंस एडवाइजर। देखो अब मान लीजिए आप इंश्योरेंस इंडस्ट्री के अंदर हैं, सो फ्रेंड्स सबसे पहले मैं आपको एक ही चीज बोलूंगा कि आपको इन क्वालिटीज को मास्टर कर लेना है। इन चीजों को आप लिख लेना, आप अपने दिमाग में डाल लेना कि इन क्वालिटीज को अगर आपने दिमाग में डाल लिया तो आपके कन्वर्जन, आपके रिजल्ट्स आने पक्का है। आप सक्सेसफुल हो सकते हो, हर तरीके से सक्सेसफुल हो सकते हो अगर आपकी क्वालिटीज, अगर आप इन चीजों को अपने दिमाग में डाल लेते हो। सो लेट्स स्टार्ट दिस क्वालिटीज। सबसे पहला डिटर्मिनेशन। फ्रेंड्स देखो डिटर्मिनेशन मतलब कि दृढ़ संकल्प। देखो मैं आज बोलता हूं कि मैं जब इस इंश्योरेंस इंडस्ट्री में आया तो मेरी फैमिली ने, मेरे रिलेटिव्स ने, सबने मुझे बुलाया कि यार ये
मतलब इंश्योरेंस इंडस्ट्री, मतलब लोग यहाँ पर रिजेक्ट हो जाते हैं, लोगों को यहाँ पर कुछ ज्यादा इनकम नहीं मिलती, ये एक अच्छा प्रोफेशन नहीं है। बट मैंने क्या डिसाइड किया, मैंने क्या डिटरमाइन किया, मैंने क्या दृढ़ संकल्प लिया कि जी मैं इस इंश्योरेंस इंडस्ट्री के अंदर सक्सेसफुल होऊंगा और बहुत सारे लोगों को सक्सेसफुल भी बनाऊंगा। साथ में मैंने एक चीज और मैं अपनी फैमिली को बोलता था और आज भी मैं बोलता हूं कि अगर मैं इंश्योरेंस बेचूंगा तो मैं लाइन लगा के इंश्योरेंस बेचूंगा। मेरे घर के बाहर लाइन लगेगी इंश्योरेंस एजेंट क्लाइंट्स की। तो मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस था कि जी मैं कर सकता हूं, मैं करूंगा। तो आज आप लोगों को देखो, एक तरीके से मैं बोलूंगा 6 साल पहले जो चीज मैंने बोली थी, मेरी मेहनत से, मेरी एफर्ट से, और इवन मैं आपको आज अपना रेगुलर शेड्यूल बताऊं तो आप लोग हैरान हो जाओगे। जितनी मैं एफर्ट्स कर रहा हूं, जितनी मैं मेहनत कर रहा हूं, सिर्फ आप लोगों के लिए कर रहा हूं, सिर्फ उन क्लाइंट्स को सिक्योर करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए कर रहा हूं। मेरा जो शेड्यूल है फ्रेंड्स, आप लोगों को सिर्फ मैं एक 2 मिनट का झलक देता हूं। सुबह 5 बजे मैं उठ जाता हूं, 7 बजे मैं ऑफिस पहुंच जाता हूं। 5 बजे मैं उठ जाता हूँ, 7 बजे मैं ऑफिस पहुंच जाता हूँ, शाम को 10 बजे मैं ऑफिस से निकलता हूँ और 11 बजे जाके खाना खाता हूँ और सो जाता हूँ और सुबह फिर दोबारा 5 बजे उठ जाता हूँ। सो अभी इवन 1.5 महीने से मेरा ये शेड्यूल चल रहा है, मैं इस तरीके से काम कर रहा हूँ, इतने डिटर्मिनेशन के साथ काम कर रहा हूँ। सो फ्रेंड्स, अगर आप भी सक्सेसफुल होना चाहते हो तो आपको भी डिसाइड करना होगा कि आपके गोल्स क्या हैं, क्या चीज आप अचीव करना चाहते हो। क्योंकि अगर आपने अपने गोल्स को पाना है तो आपको एक दृढ़ संकल्प लेने की जरूरत है कि मेरे को दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी, इवन 24 घंटे भी करनी पड़े तो करूंगा। क्योंकि देखो, इंश्योरेंस एडवाइजर मतलब कोई जॉब नहीं है भाई, आपका खुद का बिजनेस है। आप जितनी मेहनत करोगे उतने रिजल्ट्स आएंगे। आप जो चीज अचीव करना चाहते हो वो चीज अचीव कर सकते हो। सो आपको सबसे पहले क्वालिटीज के लिए आपको एक डिटर्मिनेशन लेना होगा कि मैं ये अचीव करना चाहता हूं, ये मेरा शेड्यूल है, ये मेरा डेली का रूटीन है। अगर आपने इस चीज को फॉलो कर लिया सो फ्रेंड्स, आप सक्सेसफुल हो सकते हो, आप जो चाहते हो वो अचीव कर सकते हो। सेकंड मैं बोलूंगा, मेक योर एक्शन प्लान। मेक योर एक्शन प्लान मतलब कि जब आप मान लीजिए क्लाइंट के पास जाते हो, या कल मेरे को किसी क्लाइंट से मिलना है, किसी से क्लोजर लेना है, किसी से फॉलोअप लेना है, किसी से कुछ भी करना है, राइट, या कोई मेरे को डॉक्यूमेंट सबमिट करना है, किसी को मेरे को बॉन्ड की कॉपी देकर आनी है, किसी को रिसिप्ट की कॉपी देकर आनी होती है। सो मैं क्या करता हूँ, मेरे को जो कल काम करना है मैं उसको कल सुबह ही करता हूँ। कि भाई आज अगर मेरे को जो काम करना है तो मैं सुबह 10 बजे आता हूँ, 9 बजे आता हूँ, या 8 बजे उठ के उसको करना शुरू करता हूँ। सो उस काम को मैं लिखना शुरू करता हूँ या करना शुरू करता हूँ, तो मेरे 1-2 घंटे सुबह के या दिन के यही खराब हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, मुझे अब बताइए कि आप अगर एक्शन प्लान बना के काम करते हो तो आपके रिजल्ट्स कैसे होंगे। तो आपको क्या एक्शन प्लान बनाना है, आपने मान लीजिए सुबह 8 बजे से या 10 बजे से, जिस टाइम से भी आप मान लीजिए अपने काम पे निकल जाते हैं, अपने बिजनेस पे निकल जाते हैं, क्योंकि इंश्योरेंस एडवाइजरी एक बिजनेस है, ठीक है, दिस इज नॉट अ जॉब, ठीक है। तो यहाँ पर लोग करोड़ों भी कमा रहे हैं, हजारों वाले हजारों कमा रहे हैं क्योंकि उनके एफर्ट्स उतने हैं, लेकिन करोड़ों वाले करोड़ों भी कमा रहे हैं, राइट। सो आपको मैंने बोला एक्शन प्लान बनाना है। मान लीजिए 10 बजे सुबह आप उठते हो, या सॉरी 10 बजे आप अपने काम पे जाते हो, और काम पे जाने के बाद अपने जो ऑफिस में जाने के बाद आपने लिस्ट बनानी शुरू करनी है, सॉरी जो आप काम करते हो, और उस काम करने के बाद 10 बजे से मान लीजिए 6 बजे तक आपने काम किया, तो जो भी आपने पूरे दिन काम किया उस काम को, उस आपने आउटपुट को, उस इनपुट को, आउटपुट को, जो भी आपने काम किया उसको आपने पेपर पेन पे लिख लेना है। और उससे आपका क्या रिजल्ट होने वाला है, मतलब कि कल आपको क्या करना है, कितने लोगों से मिलना है, कितने लोगों से मीटिंग्स हैं, कितने लोगों को बॉन्ड देना है, कितने लोगों को प्रेजेंटेशन देना है, तो वो सब आपको आज रात को 15 मिनट लगा के या आधा घंटा लगा के उस कल अगले दिन की प्लानिंग आज ही कर लेनी है। मतलब कि रात को घर जाने के बाद, खाना खाने के बाद आपको सारी प्लानिंग, आपको सारा शेड्यूल आज लिख लेना है कल के लिए। क्यों? क्योंकि कल आपको क्या करना है, कल दोबारा सुबह निकलना है लोगों को प्रेजेंटेशन देने के लिए, लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए, राइट। सो आपने क्या किया, आपने एक एक्शन प्लान बना दिया, आपने एक रूटीन बना दिया कि यार मेरे को ना डेली का शेड्यूल बनाना है, डेली कल मैं क्या करने वाला हूं उसका मेरे को नोट्स बनाने, टू डू लिस्ट बनानी है, राइट। आपने ये कर लिया। देन थर्ड क्वालिटी क्या होती है, आपको नीड एनालिसिस करनी आनी चाहिए। नीड एनालिसिस मैंने यहाँ पर क्यों लिखा है क्वालिटीज के अंदर, देखो कुछ इंश्योरेंस एडवाइजर ऐसे होते हैं, जैसे इवन मैं भी उनके साथ कई बार जॉइंट कॉल्स की हैं, तो मैंने देखा कि प्रेजेंटेशन देते हुए अब सामने वाले की रिक्वायरमेंट है मान लीजिए रिटायरमेंट की, अब आप उनको समझा रहे हो कि जी जीवन आनंद ले लीजिए, आप उनको समझा रहे हो कि जी जीवन लक्ष्य ले लीजिए। देखो एक्चुअल क्या है, कोई प्लान सेल नहीं होता। आज की डेट में वो ट्रेंड चला गया कि हम प्लान बेचें,
हम कोई भी प्रेजेंटेशन बेचें, ठीक है। आज क्या ट्रेंड है, आज है कंसेप्ट सेलिंग का, कि अगर वो रिटायरमेंट प्लानिंग मांग रहा है तो आपको रिटायरमेंट के हिसाब से ही प्लान देना है। अब उसको मतलब नहीं है कि वो जीवन लाभ है, जीवन लक्ष्य, जीवन उमंग है, या किसी एचडीएफसी का, टाटा का कोई प्लान है, ठीक है। सो आपने क्या करना है, सामने वाले की नीड को एनालाइज करना है कि अगर वो अपनी बच्ची के लिए प्लान मांग रहा है तो आपको एजुकेशन का या मैरिज प्लान ही देना है जो वो मांग रहा है। आपको रिटायरमेंट नहीं पिच करना है या जीवन आनंद नहीं सेल करना। सो यहाँ पर आपको जिस टॉपिक के ऊपर क्लाइंट बात करता है, जिस चीज के ऊपर आपको क्लाइंट बात कर रहा है, उस नीड को आपको समझना है और उस नीड के हिसाब से उसको सॉल्यूशन देना है, ठीक है। सो ये आपकी क्वालिटीज है, उसको टाइम टू टाइम डेवलप करो। आपको अगर कोई प्रॉब्लम आती है देन आप अपने जो डेवलपमेंट ऑफिसर्स हैं, जो आपके जो गुरुजी हैं, आप उनसे बात कर सकते हो, ठीक है। आप अपने एसबीएस से बात कर सकते हो, राइट, या आप अपने सीएलआईज वगैरह से बात कर सकते हो इन चीज की समझ लेने के लिए, या फिर कुछ ज्वाइंट्स कॉल करोगे तो आपको समझ आ जाएगा, राइट। इसके बाद मैं बात कर रहा था ऑनेस्टी की, पॉइंट नंबर 4। देखो, अगर आप इंश्योरेंस फील्ड में हो तो आपको ऑनेस्ट होना पड़ेगा, आपको सच्चा इंसान बनना पड़ेगा कि जी मैं कोई भी चीज होगी ना गलत नहीं बताऊंगा क्लाइंट को, चाहे वो, अब मैंने यहाँ देखा कि आप कई बार हमारे पास कॉल्स भी आती है, शायद आप लोगों के पास भी आती होंगी, कि जी मैं इंश्योरेंस प्लान सेल कर रहे होते हैं वो, तो बोलते हैं कि जी अगर आप मान लीजिए 1 लाख रुपए 10 साल तक देते हो तो वो 16 साल पे आपको वो बोलते हैं 30 लाख मिल जाएंगे, 40 लाख मिल जाएंगे, कुछ इस तरीके से। सो अब वो क्या होता है, देखो इस तरीके से अगर आप लोग भी अगर काम करते हो मार्केट में अपने प्रेजेंटेशन में, कि आप सामने वाले क्लाइंट को अपना प्लान बेचने के लिए कुछ भी मैच्योरिटी बता रहे हो, तो कहीं ना कहीं उसको कल पता लग जाएगा और आपकी ऑनेस्टी, आपका जो फेथ है उस क्लाइंट के प्रति, वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। सो दैट आप उसको ऑनेस्ट रहो आपके साथ। आप अगर क्लाइंट के साथ ऑनेस्ट हो, आप उसको बताओ कि सर देखो एज पर द जो बोनस रेट्स है आपको ये चीज मिलेगी, बट थोड़ा सा 19-20 हो सकता है। मतलब आप देखो, मान लीजिए 10 लाख की मेच्योरिटी आ रही है, आप उसको 11 बोल सकते हो, 12 बोल सकते हो, बट 10 की 15 बोलोगे या 20 बोलोगे तो वो कहीं ना कहीं गलत है, और उसको कल पता लगेगा तो आपका फेथ भी जाएगा, राइट। सो आपको ऑनेस्ट रहना है, आपको ये चीज ध्यान रखनी है। अब ये तो मैंने लाइफ इंश्योरेंस बताया, आप हेल्थ इंश्योरेंस में भी ये चीज बोल देते हो या कई बार गलती कर देते हो। हेल्थ इंश्योरेंस में आपने बोल दिया जी कि सर इस प्लान में आपको हर साल मेडिकल टेस्ट मिलेगा, बट एक्चुअल में वो 2 साल बाद होता है, 3 साल बाद होता है, बट क्लाइंट क्लाइंट ने बोला जी हेल्थ इंश्योरेंस में ये बेनिफिट मिलेगा, आपने कहा जी मिलेगा, तो आपने ये नहीं बताया कि जी 2 साल में एक बार मिलेगा या 3 साल में एक बार मिलेगा, तो आपका जो ऑनेस्टी है, आपका जो फेथ है सामने वाले क्लाइंट से खत्म हो जाएगा, राइट। सो इसके बाद मैं बात करूंगा क्वालिटीज में, पॉइंट नंबर 5, टॉक लेस लिसन मोर। मतलब कि आपको सामने वाले को कम बोलना है, कम बातचीत करनी है, सामने वाले की बातों को सुनना है, क्योंकि अगर आप जितनी बातें सुनोगे, जितनी चीजें आपके कान में जाएंगी, उतना अच्छा सॉल्यूशन, उतना ज्यादा आप उसको मतलब एनालाइज कर पाओगे, उतना उसको रिजल्ट दे पाओगे, राइट। सो आपको यहाँ पर क्लाइंट के साथ बहुत ज्यादा बात नहीं करनी कि सर ये चल रहा है, वो चल रहा है, ये प्लान अच्छा है, वो अच्छा है, मतलब जितनी उसकी रिक्वायरमेंट है, जो चीज उसको चाहिए वो चीज आपने दे दी, इतनी बात करनी है आपने, जो भी रिक्वायरमेंट है आपने वो बतानी है और वो खत्म कर देना है, राइट। फ्रेंड्स, क्लोजर की टेक्निक्स आई थिंक मेरे को अभी ध्यान आया एकदम से कि क्लोजर की स्ट्रेटेजीज रह गई हैं, बट ये टॉपिक्स खत्म होने के बाद, क्वालिटीज खत्म होने के बाद मैं आपको क्लोजर की टेक्निक्स बताऊंगा। तो अभी मैं बता रहा था यहाँ पर पॉइंट नंबर 5, अब हम बात कर रहे हैं पॉइंट नंबर 6 की, गुड कस्टमर सर्विस। मतलब कि अगर आप देखिए, आप इंश्योरेंस एडवाइजरी हैं, ठीक है, आप अगर इंश्योरेंस एडवाइजर हैं तो आपको क्या करना है, आपको एक क्लाइंट अगर आपके पास आ जाता है, आपको पॉलिसी सेल हो जाती है, सो आपको सर्विस देनी है उसको, जो भी उसको आप बेस्ट सर्विस दे सकते हो। देखो लोग बहुत अलग अलग तरीके से यहाँ पर बेस्ट सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि कुछ डायरीज दे दी, कुछ पेन्स दे दिए, ठीक है, या कुछ और गिफ्ट दे दिया घर पे, मान लीजिए कोई आपने डेकोरेशन वाली कोई गिफ्ट प्रोवाइड कर दी, कोई आपने फोटो फ्रेम दे दिया, ठीक है, या फिर उसके जो बॉन्ड था उसको आपने कोई अच्छे से डॉक्यूमेंट के अंदर, कुछ अच्छे फोल्डर के अंदर डाल के दे दिया और अपना नाम नंबर डाल दिया। तो ये क्या है, एक बेस्ट सर्विस देने के लिए, एक अच्छी सर्विस देने के लिए, क्लाइंट को एंकरेज करने के लिए आपकी एक इनिशिएटिव है। तो अगर आप ये सब चीज करते हो, सो फ्रेंड्स आपके जो क्लाइंट है उसकी सर्विस बहुत अच्छी हो सकती है। इवन मैं आपको एक चीज और बोलता हूँ, ठीक है, आपने क्लाइंट की पॉलिसी कर दी, अब आपको अगले साल रिन्यूअल करना है, ठीक है, अब रिन्यूअल के लिए रिमाइंड कराना है, या अगले महीने, अगले क्वार्टर, जो भी है, जिस हिसाब से भी आपने पॉलिसी करी है, तो आपने जब भी उसको रिमाइंड कराना है 15 दिन पहले आपके पास से उसका फोन चला जाना चाहिए। इवन मैं बोलूंगा कि यार आपके पास से नहीं, आपकी टीम के पास से, मतलब आपके एम्प्लॉय के पास से, यार आप बिजनेस कर रहे हो, आपके खुद के एम्प्लॉयज होने चाहिए,
ठीक है। सो आज मेरे पास, इवन मैं ये बोलूंगा, मैंने अपनी मेहनत करी, मैंने एफर्ट्स करे, सो आज मैं भी उस कैपेबल हो गया कि यार मैं अपने एम्प्लॉयज रखे हुए हैं। ठीक है, मेरे एम्प्लॉयज कॉल करते हैं मेरे कस्टमर्स को, मैं अगर कोई कोटेशन चाहता हूँ तो मेरा कोटेशन निकालने के लिए एम्प्लॉय होता है, राइट। तो आप भी इस तरह की एफर्ट्स करो, मेहनत करो यार, कि आप लोग भी अपने नीचे एम्प्लॉयज रख पाओ, उन लोगों से काम करा पाओ। ठीक है, सो दैट आप अपने बिजनेस के ऊपर काम कर सकते हो, अपनी सेल्स को जनरेट करने में आपकी हेल्प होगी इससे, राइट। सो आपको सर्विस प्रोवाइड करनी है, मैंने बोला कि जी आपकी तरफ से कॉल जाना चाहिए, आप उसको मान लीजिए कभी भी क्लेम सेटलमेंट है, क्लेम आता है या कोई भी प्रॉब्लम आती है या नाम चेंज होना है, एड्रेस चेंज होना है, कोई भी तरीके की प्रॉब्लम है, आप ऑलवेज कस्टमर के साथ रेडी रहो। ठीक है, कस्टमर बोलता है जी ये प्रॉब्लम है, आप बोलो कि सर मेरी टीम का नंबर है, आप इस पे कॉल कर लीजिए, आपको हेल्प हो जाएगी। सो अगर आपने ये चीज बोल दी तो सामने वाले के ऊपर कितना अच्छा इंप्रेशन जाएगा कि यार ये एक अच्छा प्रोफेशनल सेल्स मतलब इंश्योरेंस एडवाइजर है। ठीक है, कि इसने अपनी टीम भी रखी हुई है, इसके पास एम्प्लॉयज भी हैं, राइट। सो अगर आप इस तरह की सर्विस देते हो तो कल को वो रेफर भी करेगा, कल को आपको कुछ लोगों के नंबर्स भी प्रोवाइड करेगा, राइट। इवन मेरे पास भी डेली आते ही है। ठीक है, सो अब मैं बात करूंगा यहाँ पर पॉइंट नंबर 7 की, क्वालिटीज में। ठीक है, सेल योर सेल्फ बिफोर सेल योर प्रोडक्ट। अगर आप इंश्योरेंस बेचना चाहते हो या कुछ भी प्रोडक्ट बेचना चाहते हो, ठीक है, इवन हम आज यहाँ पर बात करें इंश्योरेंस की, सो अगर आप अपना प्रोडक्ट बेचना चाहते हो तो आपको प्रोडक्ट बेचने से पहले अपने आप को सेल करना पड़ेगा, मतलब कि अपने आप को प्रेजेंट करना पड़ेगा। देखो, जब भी हम किसी क्लाइंट के पास जाते हैं तो हमेशा कुछ चीजों का ध्यान रखना। सबसे पहली चीज कि अगर आप क्लाइंट के पास जा रहे हो, एक तो टाइम से 10 मिनट पहले पहुंच जाओ। दूसरी चीज, अगर आप क्लाइंट से मिलने जा रहे हो तो आपका ड्रेसिंग सेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रोल प्ले करता है, राइट। आपका ड्रेसिंग सेंस अच्छा होना चाहिए। तीसरी चीज, आपका अगर फेस है, ठीक है, आपके फेस में मतलब लाइक शेव आपने नहीं किया हुआ, क्लीन शेव होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो प्रोफेशनलिज्म को रिप्रेजेंट करता है। अगर आप प्रोफेशनल नहीं दिखोगे तो सामने वाला क्लाइंट आपसे बात करने में उतना ज्यादा कंफर्टेबल नहीं होगा। मैंने इवन देखा कुछ एडवाइजर्स हैं, अब क्लाइंट मीटिंग पे जाते हैं, वो जीन्स कैरी करते हैं, राइट, टी शर्ट कैरी करते हैं। तो अगर आप इस तरीके की चीज करोगे यार, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो आपके रिजल्ट्स क्या आने वाले हैं। क्या क्लाइंट आपसे प्रोफेशनली तरीके से बात कर पाएगा? क्या वो आपसे इतना कंफर्टेबल ओपन हो पाएगा? ठीक है, क्यों? उसको लगेगा कि यार ये तो कोई नॉर्मल पर्सन है, ठीक है, ये एक सक्सेसफुल पर्सन नहीं है। तो आपको कुछ इस तरीके से प्रेजेंट होना है, आपको कुछ इस तरीके से दिखाना है कि जी सर मैं एक सक्सेसफुल पर्सन हूं, और आपको अपने आप को बेचना है, देन आपका प्रोडक्ट बिकेगा। आप ये मान के चलिए आपके साथ कोई इंश्योरेंस एडवाइजर है और आप हैं, ठीक है, अब वो मान लीजिए अपने अच्छे लुक में दिख रहा है, मान लीजिए उसने सूट कैरी किया हुआ है, ठीक है, वो डेली जब भी प्रेजेंटेशन के लिए जाता है सूट में जाता है, और आप नॉर्मल शर्ट पैंट में जाते हैं। सो मैं ये नहीं कह रहा कि आप वो चीज लीजिए, मैं ये कह रहा हूं कि अगर आप जितना अच्छा देख सकते हैं अपने हिसाब से, आप वो कोशिश कीजिए। और ज्यादा अच्छा प्रेजेंट करने के लिए आप अगर अपने ड्रेसिंग सेंस को अच्छा करते हो, सो उससे क्या होगा, आपके कन्वर्जन आने में चांसेस बढ़ जाएंगे, ठीक है, मैक्सिमाइज हो जाएंगे और आपका प्रोडक्ट सेल हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ पॉइंट नंबर 8 की, लुक लाइक अ सक्सेसफुल पर्सन। ठीक है, आप अगर मान लीजिए अगर सक्सेसफुल दिखेंगे, आपकी बॉडी लैंग्वेज बहुत ज्यादा रोल प्ले करती है। जब आप कॉन्फिडेंस से बात करते हैं, एक इंश्योरेंस एडवाइजर है, वो मान लीजिए नॉर्मल तरीके से बात कर रहा है कि सर क्या आप ये प्लान लेना चाहते हैं, क्या सर इसमें अगर हम 2,000 रुपये देंगे तो आपको 20,000 रुपये मिल जाएंगे, या 50,000 रुपये मिल जाएंगे, या 5 लाख रुपए मिल जाएंगे। तो एक एडवाइजर इस तरीके से, और दूसरा एडवाइजर ओपन तरीके से बात कर रहा है, बिल्कुल ऐसा दिखा रहा है कि जैसे कि सक्सेसफुल है, इवन चाहे वो थोड़ा कम सक्सेसफुल हो, बट इस तरीके से प्रेजेंट कर रहा है कि सामने वाले को वो इंप्रेस कर पा रहा है, देन उसका प्रोडक्ट भी सेल होगा, राइट। तो आपने कुछ इस तरीके से दिखाना है कि सर बोलिए, सर देखिए मेरे पास ये भी है, सर मेरे पास वो भी है, सर रिटायरमेंट प्लानिंग, सर मेरे पास बहुत बढ़िया सॉल्यूशन है, देखो मैं कस्टमाइज सॉल्यूशन देने में सर मैं एक्सपर्ट हूं। तो अगर आप इस कॉन्फिडेंस से बात करते हो तो आप उस कॉन्फिडेंस से उस पॉलिसी को भी सेल कर पाओगे, क्लोज कर पाओगे, ठीक है। इसके बाद मैं बात कर रहा था बॉडी लैंग्वेज। देखो बॉडी लैंग्वेज बहुत ज्यादा रोल प्ले करती है। इवन आज मैं आपको बोलता हूं कि जब मैं एक अपनी चीज यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ, जब मैं स्कूलिंग में था, ठीक है, इवन 10th क्लास या 11th क्लास में, तो मैं बहुत शाई था, मतलब लोगों से बात नहीं कर पाता था, लोगों से मिल नहीं पाता था। बट मैंने जब बॉडी लैंग्वेज को सीखा, समझा और उसके बारे में और जानकारी लेनी शुरू करी, तो मैंने एक दो बुक्स भी पढ़ी, और जो मेरे को नॉलेज गेन करनी थी बॉडी लैंग्वेज के लिए, मैंने वो सब करा। इवन आज मैं बोलूंगा कि यार बॉडी लैंग्वेज मतलब कि अगर हम वर्बल, मान लीजिए वर्बल मतलब कि जो हम बोलते हैं, तो वो कितना रोल प्ले करता है, मैंने वो समझा। मैंने समझा कि बॉडी लैंग्वेज क्या रोल प्ले करती है, कितना परसेंटेज रोल प्ले करती है, मैंने वो समझा। मैंने समझा कि यार जो मैं प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ वो कितना रोल प्ले करती है, तो वो भी बॉडी लैंग्वेज का पार्ट है। सो इवन मैंने ये सारी चीजों को समझा,
और आज मैं बोल सकता हूँ, चाहे मेरे सामने मान लीजिए किसी कंपनी का एमडी सर आ जाए, ठीक है, सीएमडी आ जाए, कोई भी पर्सन मेरे सामने आ जाए, तो मैं इतना कॉन्फिडेंस से बोल सकता हूँ, मेरी बॉडी लैंग्वेज उस चीज को रिप्रेजेंट करती है कि आज मेरे को डर नहीं लगता किसी से बात करते हुए भी। इवन जब मैं किसी अच्छे क्लाइंट से मिलता हूँ जिनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा है, जो कोई रिच पर्सन है, इवन मैंने 8 लाख रुपए पर ईयर का, 10 लाख रुपीज पर ईयर का, 6 लाख रुपए पर ईयर के प्लान्स क्लोज करे हैं, ठीक है। उसका सिर्फ एक ही फर्क है, उसका सिर्फ एक ही डिफरेंस होता है कि यार आपकी बॉडी लैंग्वेज, आप किस तरीके से दिख रहे हो, तो वो बहुत ज्यादा इंपैक्ट करता है सामने वाले को। अगर मान लीजिए किसी अच्छे क्लाइंट के ऊपर आप जाना चाहते हो, प्रेजेंटेशन देना चाहते हो, सो आपकी ड्रेसिंग सेंस अच्छी होनी चाहिए, आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए। इवन मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ कि जब भी मैं किसी अच्छे क्लाइंट के पास जाता हूँ, मैं पहले से ही प्रिपेयर होके जाता हूँ। उनकी प्रोफाइलिंग क्या है, किस स्टैंडर्ड के लोग हैं, कितने मैंने उनको प्रेजेंटेशन में प्लान पिच करना है। मान लीजिए 1 लाख रुपए पर मंथ पिच करना है, 2 लाख रुपए पर मंथ पिच करना है, इवन शायद वो ना लें, बट मैं ऑलरेडी अपनी प्रैक्टिस, अपनी तैयारी करके जाता हूँ घर से। मैं 3 प्लान या 2 प्लान अपने पास लेके जाता हूँ, 2 प्लान उनको दिखाता हूँ, और अगर वो बैकअप प्लान मान लीजिए वो कहते हैं कि इसके अलावा कुछ, तो तीसरा उनको दिखाता हूँ। ऐसे मैंने बहुत सारे क्लोज किए हैं। तो आप भी अगर किसी क्लाइंट के पास जा रहे हो जिसका पोर्टफोलियो अच्छा है, जिसका आप समझ सकते हो, जिसकी मान लीजिए रिच फैमिली है कोई, तो उसके साथ आप प्रिपेयर होके जाओ, रेडी होके जाओ। अदरवाइज वहां पर जाके ब्लैंक हो जाओगे तो आप प्रेजेंटेशन भी नहीं दे पाओगे, क्लोजर्स भी नहीं ला पाओगे। सो फ्रेंड्स, जो मैंने आपको क्वालिटीज ऑफ इंश्योरेंस एडवाइजर बताया, आप इसको नोट कीजिए। इवन अगर आपको मान लीजिए कोई भी प्रॉब्लम आती है तो इसके ऊपर आप काम कीजिए, आप वो सीखिए, आप अपनी चीजों को डेवलप कीजिए। क्योंकि ऐसा नहीं है अगर आपके पास जो चीज आज नहीं है वो कल नहीं मिल सकती, आप सीखोगे तो मिल भी सकती है, आप उसको पा सकते हो, उसको गेन कर सकते हो, उसको डेवलप कर सकते हो। तो आपको सारी क्वालिटीज अपने अंदर लेकर आनी है, तब आप इसके अंदर सक्सेसफुल हो सकते हैं, राइट। अभी जैसा कि मैंने आपको बताया था कि क्लोजर्स के अंदर कुछ टेक्निक्स रह गई थी, तो मैं यहाँ पर बोलूंगा क्लोजर के अंदर क्या टेक्निक होती है। जैसे कि क्लोजर, ठीक है, अब हम क्लोजर कर रहे हैं, ठीक है, क्लोजर के अंदर क्या टेक्निक होती है। अब हम मान लीजिए प्लान लेना है, ठीक है, क्लाइंट को प्लान लेना है, और अब हम बोलते हैं कि सर आपको प्रेजेंटेशन कैसी लगी। अब देखो, हमने सामने वाले को ओपन कर दिया कि वो यस बोले कि नो बोले। सामने वाला यस भी बोलेगा, नो भी बोलेगा, ठीक है, बट ज्यादातर आप क्या सुनते हो, नो। तो इससे बेटर आप क्या बोल सकते हो। देखो, क्लोजर टेक्निक है, तो आपको क्या बोलना है ध्यान से समझना, क्योंकि सेल्स के अंदर सबसे मेन चीज क्लोजर है, पैसा इसी से आता है, राइट। तो क्लोजर, आपने क्लाइंट से क्या पूछना है कि सर अगर आपको ये नहीं, मैं दोबारा आपको बोल रहा हूं, सर अगर ये प्लान हम फाइनल करते हैं तो क्या आप आधार कार्ड देंगे डॉक्यूमेंट में, या पैन कार्ड देंगे, या फिर पासपोर्ट देंगे, जो भी आप बोलना चाहते हो, कि सर इस प्लान के लिए क्या आप आधार कार्ड देना चाहेंगे एड्रेस प्रूफ में, या फिर अपना पासपोर्ट देना चाहेंगे। सामने वाला बोलेगा एड्रेस प्रूफ में मैं आधार कार्ड देना चाहूंगा, ठीक है, आधार कार्ड देना चाहोगे, इसका मतलब सामने वाले ने आपको कहीं ना कहीं यस बोल दिया। दूसरी चीज, आप पूछ सकते हैं सर नॉमिनी के अंदर मैं आपकी वाइफ का नाम डालूं या बच्चे का नाम डालूं। आपने बोला कि सर मैं आपकी नॉमिनी के अंदर आपके फादर का नाम डालूं या मदर का नाम डालूं, जो भी नॉमिनी है आप पूछ सकते हो, मैं आपको ऑप्शंस दे रहा हूं। सामने वाले ने बोला जी फादर का, इसका मतलब उसने दूसरी बार यस बोल दिया, ठीक है। तीसरी चीज, अब आपको पेमेंट लेनी है। मान लीजिए अभी मैं कोई डिजिटल फॉर्म की बात कर रहा हूं या नॉर्मल तरीके से बात कर रहा हूं, आपने बोला कि सर आप पेमेंट चेक से देना चाहेंगे या कैश देना चाहेंगे, या अगर हम ऑनलाइन काम करते हैं तो सर आप डेबिट कार्ड से देना चाहेंगे या क्रेडिट कार्ड से देना चाहेंगे। अब सामने वाले ने बोला डेबिट कार्ड से, सामने वाले ने तीसरी बार हाँ कर दिया, तो फिर बात किस बात की है, क्लोज करो, साइन कराओ और निकलो। तो ऐसे क्लोजर्स होते हैं आपके। क्लोजर करना है तो आपको हमेशा यस यस टेक्निक अपनानी है, मतलब कि यस और नो वाला ऑप्शन देना ही नहीं है। यस और नो हम क्या देते हैं कि सर प्रेजेंटेशन कैसी लगी, सर मैं आपसे कब मिलूं। अब मैंने आपको बोला जी कब मिलूं, इसका मतलब कि वो बोलेगा जी 1 हफ्ते बाद। या फिर मैं क्या बोल सकता हूं कि सर मैं आपसे कल मिलूं या परसों सुबह मिलूं। आपने उसको ऑप्शन दे दी ना, दो, तो दो ऑप्शन देने के बाद वो या तो कल बोलेगा या परसों बोलेगा। बट अगर आपने बोला जी कब मिलूं, तो बोलेगा जी 1 महीने बाद मिलना, ठीक है। तो ये कुछ टेक्निक्स हैं जो आप अपने बिजनेस में अप्लाई कर सकते हो और उन चीजों से रिजल्ट्स को गेन कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये सारी चीजें अच्छी लग रही है, टेक्निक्स अच्छी लग रही है, तो मैं चाहता हूं कि यार आप उन चीजों को अप्लाई करो, और साथ में इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स पर भी बताओ कि अभी की अभी
कि आपको टेक्निक्स कैसी लग रही है। सो अब फाइनली मैं यहाँ पर लास्ट चीज पे पहुंचने वाला हूँ, जो कि मैंने बताया था 3 एवरग्रीन प्लान कॉम्बिनेशंस। सो फाइनली अब मैं बात करूंगा यहाँ पर 3 एवरग्रीन प्लान कॉम्बिनेशंस, जो कि ऑलरेडी ऐसे मार्केट में बहुत सारे लोग जानते भी होंगे, बट मैं आपको अपने जो एक्सपीरियंस है, जो कि मैंने ज्यादा प्लान सेल करे हैं मार्केट के अंदर, इवन LIC ऑफ इंडिया के अंदर, ठीक है, तो मैं आपको वो प्लान कॉम्बिनेशन बताऊंगा जो कि जिनसे अच्छे रिजल्ट्स आते हैं, जिनसे बड़ा टिकट साइज प्रीमियम का आता है आपके पास, राइट। तो सबसे पहला देखो, मैंने इसको कुछ अलग तरीके से नाम दिया। सबसे पहला प्लान क्या है, आप जरा ध्यान से समझना। देखो, अगर आप लोगों को उमंग नहीं आती या लक्ष्य नहीं आती, तो पहले आप उमंग को समझिएगा, लक्ष्य को समझिएगा, देन आपको ये प्लान समझ आएगा, उसके बाद आपको ये कॉम्बिनेशन समझ आएगा। अब इसमें क्या है, मैंने इसका प्लान का नाम दे दिया, मान लीजिए कोई अजीब, कोई अलग सा नाम दे दिया, जिससे कि कोई और एडवाइजर या क्लाइंट उसके बारे में ज्यादा सर्च ना कर पाए, ठीक है। मैंने इसका नाम दे दिया, मान लीजिए जीवन भर पेंशन प्लान या फिर लाइफ टाइम पेंशन प्लान, ठीक है। सो इस तरीके से मैंने नाम दे दिया। अब हुआ क्या, मैं प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ, क्लाइंट को समझा रहा हूँ। यहाँ पर प्लान क्या है, पहला जीवन उमंग, जो कि 25 साल के लिए दिया और 25 लाख रुपए का ही सम एश्योर्ड दे दिया, ठीक है। दूसरा प्लान जीवन लक्ष्य दे दिया, ठीक है। इस लक्ष्य के अंदर मैंने 25 साल की टर्म दी और इसमें PPT दी 22 ईयर्स की। एग्जांपल लेते हैं कि 35 ईयर्स का पर्सन है जो कि पेंशन रिक्वायर्ड कर रहा है, मतलब कि उसको पेंशन चाहिए 60 साल की एज से, ठीक है। 60 साल से वो पेंशन मांग रहा है, मैंने 60 ईयर लिख दिया, 60 एज है वो, ठीक है। पेंशन रिक्वायर फ्रॉम 60 एज, और वो इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, उसका बजट इश्यू नहीं है, तो उसने बोला जी 15,000, 10-15,000 के बीच में बता दो, तो हम 15,000 के बीच में हमारा ये प्लान बन जाएगा, राइट। तो यहाँ पर होगा क्या, देखो, इस प्लान को कंबाइन करने का क्या बेनिफिट है, मैं आपको समझा रहा हूँ, बड़ा ध्यान से समझिएगा, ठीक है। अगर आपको ये समझ आ गया ना, इसके अंदर क्या है, छोटी छोटी चीज छुपी हुई है, जो कि आपने अगर समझ ली तो आपके टिकट साइज में एकदम से हाइक मिलेगा, एकदम से इंक्रीज हो जाएंगे आपके टिकट साइज। सो फ्रेंड्स देखिए, मैंने यहाँ पर जो प्रीमियम बनाया 1,80,000 का बनाया, ठीक है। इन दोनों प्लान को कंबाइन करके आप इसको नोट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। और इस प्लान को जैसे मैंने 15,000 का बनाया, 1,80,000 का बनाया, आप इसको 1 लाख का भी कर सकते हो, 90,000 का भी कर सकते हो, 50,000 का भी कर सकते हो। इट इज अप टू यू, क्योंकि सम एश्योर्ड कम करना है, पॉलिसी टर्म सेम है, या कम भी कर सकते हो पॉलिसी टर्म, ठीक है। तो अब मान लीजिए मैंने 2 प्लान कंबाइन किए और क्लाइंट को समझाना शुरू किया। अब इसमें है क्या, देखो, मैं यहाँ पर उमंग अलग से नहीं समझा रहा, लक्ष्य अलग से नहीं समझा रहा। अगर आपको प्रॉब्लम है लक्ष्य और उमंग में, तो आप इंडिविजुअली अलग समझ सकते हैं, अपने जो अपने सीनियर्स हैं उनसे समझ सकते हैं, राइट। सो उमंग क्या है, सॉरी, इस प्लान कॉम्बिनेशन से क्या बेनिफिट होगा, देखो, मैंने उसको डे 1 से 45 लाख रुपीस का उसको रिस्क कवर दे दिया, राइट, पहली चीज। दूसरी चीज, यहां पर मैंने पहले देखो, अगर हम जीवन लक्ष्य की बात कर रहे हैं, तो 25 साल के बाद 20 लाख का उसको लगभग 60 लाख रुपए मिलेगा, 3 गुना, ठीक है। तो अब मैं बात करूं कि जब मेरा क्लाइंट जो कि 35 साल का है, तो 60 साल की एज पे उसको 60 लाख रुपए की रिटायरमेंट मिलेगी, एक लमसम पैसा मिल जाएगा, राइट। दूसरी चीज, उमंग से उसको पेंशन मिलेगी, मतलब कि रेगुलर उसको 8% की गारंटी मिलेगी, जो कि लाइफ टाइम के लिए है। तो 25 लाख रुपए का सम एश्योर्ड था, और 25 लाख के सम एश्योर्ड से उसको 8% मिलेगा, जो कि होता है 2 लाख रुपए, ठीक है। तो लगभग जितना उसने प्रीमियम दिया था 1,80,000, उतना ही प्रीमियम उसको जीवन भर मिलता रहेगा उमंग से, राइट। अब मान लीजिए उसको जीवन भर पेंशन के रूप में 2 लाख रुपए मिल रहे हैं। तीसरा, अब जब वो पर्सन मिसहैपनिंग होगी उसकी, चाहे 100 साल में हो, चाहे 80 साल में हो, चाहे 90 साल में हो, तो जीवन उमंग से उसको एक लमसम डेथ क्लेम भी मिलेगा। मान लेते हैं 25 लाख की पॉलिसी है, तो लगभग मेरे हिसाब से अगर हम 35 एज ले रहे हैं और 80 साल पे मिसहैप हो रही है नॉर्मल, तो मेरे हिसाब से यहाँ पर लगभग 2 करोड़ के आसपास मिल जाएगा। बाकी आप लोग चेक कर लीजिएगा, राइट। तो मैं आपको क्या बता रहा हूँ, जीवन लक्ष्य से मैच्योरिटी मिली 60 साल की एज पे, 61 साल से 2 लाख रुपए की पेंशन मिली, जब तक वो सर्वाइव कर रहा है, जब तक वो जीवित है। जब वो डेथ करेगा, जब उसकी मिसहैपनिंग होगी, तब भी उसकी फैमिली को एक वेल्थ मिलेगी, एक पैसा मिलेगा, लमसम पैसा उसको देकर जाएगा, ठीक है। डेथ के बाद उसको पैसा छोड़कर जाएगा, राइट। तो यहां पर उसको 3 चीजें मिली, मैच्योरिटी, पेंशन, देन मैच्योरिटी, ठीक है। ये बात कर रहे थे हम जब वो अलाइव है, जब वो जीवित है, राइट। अब मैं बात कर रहा हूं, मान लेते हैं कि सामने वाले किसी क्लाइंट ने ये प्लान ले लिया, और भगवान ना करे उसके साथ कोई मिसहैपनिंग हो जाती है। 35 साल की एज पे उसने प्लान लिया था, और मान लेते हैं 40 इयर्स की एज पे उसके साथ मिसहैपनिंग डेथ हो जाती है।
तो 25 साल का प्लान था, 20 साल अभी बचे हैं, तो अब 20 साल के क्या बेनिफिट्स हैं उसको जरा ध्यान से समझना। देखो अब क्या होगा, जब वो सामने वाला पर्सन नॉर्मल डेथ करेगा तो उसको उमंग का सम एश्योर्ड मिलेगा, राइट। लक्ष्य का 10% उसको मिलेगा जब तक कि उसकी पॉलिसी है, मतलब कि 20 साल, 2 लाख रुपए उसको मिलते रहेंगे अगले 20 सालों के लिए। प्लस लक्ष्य की मैच्योरिटी भी मिलेगी जैसी कि उसको मिलनी थी 60 साल की एज पे, 60 लाख रुपए। ठीक है, तो उसको यहां पर भी 3 तरीके के बेनिफिट मिल गए। पहला बेनिफिट, उमंग की उमंग का डेथ क्लेम इमीडिएटली 25 लाख रुपए। दूसरी चीज, उसको 6th ईयर से, क्योंकि 5 साल बाद मिसहैपनिंग मानी है हमने, तो 6 साल के बाद 6th ईयर से लेके 25 ईयर तक 2 लाख रुपए, मतलब कि जीवन लक्ष्य का 10% मिलेगा उसको अगले 20 सालों तक। तीसरा, लक्ष्य की मैच्योरिटी मिलेगी 25 साल पे, जो कि 60 लाख मिलनी थी जब उसको रिटायरमेंट होना था। तो यहां पर भी देखो कि अगर वो मान लीजिए लाइव अलाइव रहता है, मतलब कि जीवित रहता है, तब भी उसको मैच्योरिटी पेंशन मैच्योरिटी मिल रही थी। और अब क्या मिल रहा है, अब भी उसको कहीं ना कहीं मैच्योरिटी पेंशन मैच्योरिटी मिल रही है। जो चीज मैं आपको समझाना चाह रहा हूं ना, उस वीडियो को, इस प्रेजेंटेशन को, इस चीज को आप दोबारा समझिए। देखो जो प्लान मैं बता रहा हूं ना, ये प्लान मार्केट में किसी कंपनी में नहीं है। मैं चैलेंज करके बोल सकता हूं कि आपको इमीडिएट पेंशन मिल रही है, इमीडिएट मैच्योरिटी मिल रही है, फिर पेंशन मिल रही है, फिर मैच्योरिटी मिल रही है, चाहे आप जीवित हो, चाहे आपके साथ कोई मिसहैपनिंग हो जाए। अगर आपने ये दो प्लान कंबाइन करके दे दी ना क्लाइंट को, और उसको इसी तरीके से समझा दिया जो चीज मैं आपको समझा रहा हूं, आपको उनको प्लान नहीं बताना, उनको कंसेप्ट बताना है, जो चीज मैं आपको बता रहा हूं कि जीवन भर पेंशन मिलेगी, जीवन भर आपको जीवन भर आपको रिस्क कवर भी मिलेगा। इस तरीके से बात करनी है, कभी भी प्लान नहीं बेचना, कभी भी कंसेप्ट बेचना है हमेशा, राइट। तो आपको मैंने बताया कि यहां पर इस तरीके से कंबाइन करके इस तरीके से आप पिच कर सकते हो, सेल कर सकते हो। अब यहां पर एक चीज और है, अगर वो एक्सीडेंटल मिसहैपनिंग होती, या मान लीजिए एक्सीडेंटल मिसहैपनिंग नहीं होती तो डिसेबिलिटी होती, तो उसके अलग बेनिफिट है, वो लोग आप एक बार कंसीडर कर सकते हैं। नहीं तो मैं एक बार बता देता हूं जल्दी से कि अगर उसकी एक्सीडेंटल डेथ होती तो यहां पर देखो उमंग का पैसा मिलता सम एश्योर्ड, लक्ष्य का भी पैसा मिलता, मतलब कि इमीडिएटली उसको 45 लाख मिल जाते, और लक्ष्य से उसको 10% मिलता अगले 20 सालों तक, साथ में लक्ष्य की मैच्योरिटी मिलती। तो उसको यहां पर भी एक्सीडेंटल पे मैच्योरिटी पेंशन मैच्योरिटी मिल रही है। अब हम बात करते हैं मान लीजिए डिसेबिलिटी की। अब डिसेबिलिटी होती तो उमंग से भी पैसा मिलता 10%, और लक्ष्य से भी 10% मिलता उसको अगले 10 सालों के लिए। मतलब कि यहां पर देखो उमंग और लक्ष्य 45 लाख रुपीज का सम एश्योर्ड हो रहा है, तो उसको 10% मतलब कि 4.5 लाख रुपए साल का मिलेगा अगले 10 सालों तक। क्यों? क्योंकि उसकी डिसेबिलिटी हुई है। साथ में जो चीज मैंने आपको पहले बताई थी कि 60 साल पे 60 लाख मिल रहा है, फिर 2 लाख की पेंशन मिल रही है जब तक वो सर्वाइव कर रहा है, और उमंग का डेथ बेनिफिट भी मिल रहा है उसकी नॉमिनी को, तो वो सब चीज मिलेगी डिसेबिलिटी में। तो इवन फ्रेंड जो मैं आपको एक कॉम्बिनेशन दे रहा हूँ, इवन आपने सेल किया होगा, बेचा होगा किसी को सजेस्ट किया होगा, बट जो चीज मैं आपको देना चाह रहा हूँ, जो कंसेप्ट मैं आपको देना चाह रहा हूँ, वो बड़ा अमेजिंग है। इस चीज को अप्लाई करो, इस चीज के ऊपर काम करो, देखो आपका टिकट साइज एकदम से कैसे बढ़ जाता है। मैंने इस प्लान के ऊपर 5-5 लाख, 6-6 लाख, 8-8 लाख रुपए के प्रीमियम उठाए हैं। तो आप लोग भी कर सकते हो, आप लोग को भी सिर्फ कंसेप्ट सेल करने हैं, ना कि प्लान। दूसरा एक चीज और मैं बोल देता हूं फ्रेंड्स, अगर आप कोई भी प्लान किसी को प्रेजेंटेशन देते हो, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है, आपको प्रीमियम से नहीं मैच्योरिटी से स्टार्ट करना है प्रेजेंटेशन। आपको ये नहीं बोलना कि जी 2,000 रुपये देंगे तो इतना मिलेगा, 5,000 देंगे तो इतना मिलेगा। आपको क्या बात करनी है कि जी आपको चाहिए क्या, वो कहता है जी 1 करोड़ की मैच्योरिटी चाहिए बच्चे की शादी पे, तो देन आप उसका प्लान का प्रीमियम देखो कि 1 लाख आता है, 2 लाख आता है, 1.5 लाख आता है। अब क्यों? क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है, उसकी जो नीड है वो पूरी हो रही है। तो आपको हमेशा मैच्योरिटी से स्टार्ट कर रहे हैं, ना कि प्रीमियम से, राइट। बढ़ते हैं दूसरे कॉम्बिनेशन की तरफ, जिस कॉम्बिनेशन को मैंने नाम दिया है फ्रीडम और पेंशन विदाउट प्लान। सॉरी, फ्रीडम यहां पे कुछ गलत हो गया, बट फ्रीडम पेंशन प्लान आप बोल सकते हो। फ्रीडम, सॉरी पेंशन लिख दिया मैंने, टेंशन है। फ्रीडम फ्रीडम प्लान या फिर टेंशन विदाउट प्लान, ठीक है, मैंने कुछ ऐसा नाम दिया था आप लोगों को समझाने के लिए। तो यहां पे मैंने क्या किया, जीवन उमंग को जीवन अमर प्लान के साथ कंबाइन कर दिया।
सो अब इसमें है क्या, देखो एज 35 है, कस्टमर ने बोला कि जी मेरे को डे वन से 1 करोड़ की जो रिस्क कवर है वो मिलना चाहिए और लाइफ टाइम तक 1 करोड़ रहना चाहिए, ठीक है, साथ में मुझे कुछ पेंशन भी चाहिए 60 साल के बाद। तो आपने क्या किया, और उसका जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है मान लीजिए 8-10 हज़ार का बजट है, तो उसने पर मंथ 8-10 हज़ार आपको बोला, राइट। आपने क्या किया, उमंग के साथ जीवन अमर को कंबाइन कर दिया। जीवन उमंग जो अभी तक 25 लाख की मान लीजिए प्लान है, तो 25 साल के बाद आपको 2 लाख रुपए देता रहेगा जीवन भर के लिए, साथ में आपको डेथ का बेनिफिट देगा। लेकिन जीवन अमर को आपने अगर कंबाइन कर दिया इसके साथ, तो उसको डे वन से, जहां उसने बोला था 1 करोड़ का रिस्क कवर, तो आपने उसको 25 लाख का उमंग और 80 लाख रुपए का अमर दे दिया, तो उसका लगभग 1 करोड़ से ज्यादा का रिस्क कवर हो गया, ठीक है। और ये रिस्क कवर आप प्रेजेंटेशन अगर बनाते हो, कोई सॉफ्टवेयर अगर यूज करते हो, आप इवन देखो परफेक्ट सॉल्यूशन का परफेक्ट जो सॉफ्टवेयर है वो यूज कर सकते हो, प्रेजेंटेशन के लिए बेस्ट सॉफ्टवेयर है, ठीक है। सो अगर आप इन दोनों प्लान को कंबाइन करते हो, और इन प्लान को कंबाइन करने के बाद आप अगर प्रेजेंटेशन बनाते हो, तो आप देखोगे कि यार 35 साल से लेके 100 साल तक एक भी ईयर ऐसा नहीं था, एक भी साल ऐसा नहीं था कि कस्टमर का रिस्क कवर 1 करोड़ से कम हुआ, ठीक है। तो जो ये मैं आपको दिखा रहा हूं, ये सिर्फ एक आप लोगों को समझाने के लिए, बाकी कस्टमर की रिक्वायरमेंट, कस्टमर की एज के अकॉर्डिंगली प्रेजेंटेशन चेंज हो जाती है, वो आप लोग कर सकते हो, राइट। तो मैंने आपको प्रेजेंटेशन दूसरी दी कि आप उमंग के साथ अमर भी सेल कर सकते हो, और इसको फ्रीडम प्लान के तौर पर या टेंशन विदाउट पेंशन के नाम पर आप कर सकते हो, ठीक है। तो इस पेंशन, सॉरी, आप बोल सकते हो टेंशन विद पेंशन, ऐसा कुछ दे सकते हो, विदाउट टेंशन विद पेंशन, मतलब आप इसको अपने हिसाब से नाम रख सकते हो, अपने हिसाब से उसको लोगों को समझा सकते हो, राइट। तो थोड़ा सा मैं यहाँ शायद कुछ गलत बोल गया, पेंशन टेंशन, तो कोई दिक्कत नहीं। अब हम बात कर रहे हैं प्रेजेंटेशन 3 की, जो कि प्लान कॉम्बिनेशन है 3। देखो आप मुझे बताओ कि कोई ऐसा प्लान है मार्केट के अंदर कि जो 12 साल के बाद लाइफ टाइम पेंशन दे, शायद नहीं, बट मैंने आप लोगों के लिए बनाया, इसको मैंने नाम दिया रेगुलर टैक्स फ्री पेंशन प्लान, ठीक है। मान लेते हैं यहाँ पर भी 35 ईयर का पर्सन है या 40 साल का पर्सन है, वो कहता है जी अर्ली रिटायरमेंट चाहिए या अर्ली पैसा चाहिए, अर्ली पेंशन चाहिए, और उसका भी मान लीजिए इन्वेस्टेड बजट है 12,000, 10-12,000 के आसपास। तो अब आप क्या कर सकते हो, देखो यहाँ पर थोड़ा सा चेंज करने वाली बात है, मैंने यहाँ पर गलती से जो 914 था, तो 914 में आपको पीपीटी 15 साल लिख दिया, बट वो 12 साल है, ठीक है। तो 12 साल की पीपीटी है, तो मैं अभी इसको चेंज कर देता हूं। तो 914 प्लान के अंदर प्लान की जो टर्म है 15 साल की है, और जो पीपीटी है वो 12 साल की है, ठीक है। तो अब इसके अंदर है क्या कि उसने बोला अर्ली रिटायरमेंट, मतलब कि अर्ली पैसा चाहिए, अर्ली पेंशन चाहिए, तो आपने 914 वाला जो प्लान है, उस प्लान को आपने 15 साल की टर्म दे दी और पीपीटी दे दी 12 साल की, राइट। अब ये आपने दे दिया 6 लाख का सम एश्योर्ड, नॉर्मल प्लान, न्यू एंडोमेंट। अब ये बताइए 12 साल की पीपीटी के बाद उसको मैच्योरिटी मिलेगी, तो उस मैच्योरिटी को हम क्या कर सकते हैं, उस मैच्योरिटी को हम उसको मैच्योरिटी सेटलमेंट दे सकते हैं, उसको 5 टुकड़ों में दे सकते हैं, राइट। सो फ्रेंड्स, जो यहाँ पर आप देख रहे हैं, मैं यहाँ पर छोटा सा आपको टिक कर देता हूँ, जस्ट होल्ड ऑन। मैं यहाँ पर आपको ये जो पीपीटी है ये 12 साल है, 15 साल नहीं है, आप इसको चेंज कर लीजिए, देख लीजिए, राइट। तो आप क्या कर सकते हो, 12 साल के बाद मेच्योरिटी मिल रही है 6 लाख रुपए के सम एश्योर्ड से, तो उस सम एश्योर्ड से जो मेच्योरिटी मिल रही है, उस प्लान से जो मेच्योरिटी मिल रही है, उसको आप टुकड़ों में ले सकते हो, उसको आप 5 पार्ट में ले सकते हो। अब वो जो 5 पार्ट में मिल रही है, तो उससे होगा क्या, जो जीवन उमंग की मान लीजिए ये कहते हैं पेंशन आपको मिलनी है 15 साल के बाद, तो जो जो जीवन उमंग का प्रीमियम 3 साल जाएगा, 13 साल, 14 साल, 15 साल, तो वो आपके मैच्योरिटी सेटलमेंट से एडजस्ट हो जाएगा, वहां से एडजस्ट हो जाएगा। तो क्लाइंट को क्या बेनिफिट होगा, उसको 3 साल के बाद, सॉरी 12 साल के बाद 3 लाख रुपए आने शुरू हो जाएंगे, और उसका प्रीमियम 1 लाख रुपए रहेगा या 1.5 लाख रुपए रहेगा, राइट। सो आप इसको प्रेजेंटेशन को बना के देखिए, जो मैंने आपको बताया, सिखाया, क्योंकि अभी शायद हो सकता है कि आपको ऐसा लग रहा होगा कि जो प्रेजेंटेशन है कि इसमें क्या आउटपुट आने वाला है, क्योंकि मैं आपको अभी इनपुट दे रहा हूं, मैं आपको जस्ट समझा रहा हूं, सिखा रहा हूं। बट जब आप इसको प्रेजेंटेशन के दौरान, जैसे परफेक्ट का मैंने आपको बताया, परफेक्ट सॉल्यूशन के जो सॉफ्टवेयर है उसके थ्रू आप अगर बनाते हो, तो इसकी जो आउटपुट है वो बहुत अमेजिंग होने वाली है। उसकी जो आउटपुट है वो लोगों के साथ आप शेयर कर सकते हो, उनको प्रेजेंटेशन दे सकते हो, राइट। तो फ्रेंड्स, आपको मैंने बताया कि क्वालिटीज ऑफ इंश्योरेंस एडवाइजर, सेल्स प्रोसेस, और साथ में आपको मैंने एक चीज और बताई थी, बट 2 मिनट के लिए आप समझिए
कि आपके पास अभी जो लीड्स आती हैं वो ऑफलाइन आती हैं, मतलब कि जो आप अपने सर्कल में काम करते हो, अपने रेफरेंसेस में काम करते हो, क्या आपके पास कभी ऑनलाइन लीड्स आती हैं? क्या आपने ऐसा सिस्टम बनाया कि मेरे को बाल्टी भरनी ना पड़े, मेरे पास एक पाइपलाइन बन जाए और मेरे पास लीड्स आती रहें, राइट? तो आपने कभी सोचा कि मैं एक पर्सनल ब्रांडिंग बना के कैसे काम कर सकता हूं और अपना डोमिनेंस कैसे क्रिएट करता हूं सोशल मीडिया के ऊपर? क्या आपने सोचा कि यार मेरे पास ना ऑनलाइन मैं एक बार काम करूं और जिंदगी भर मेरे पास लीड्स आती रहे, जिंदगी भर मेरे पास डाटा आता रहे जिन लोगों को मैं प्रेजेंटेशन दूं? अगर नहीं सोचा फ्रेंड्स, तो मैं आपको एक बोलूंगा, आज आपको एक बहुत बेहतर चीज बताने वाला हूं, एक बेटर चीज बताने वाला हूं कि देखिए, अगर आप चाहते हो ऐसा, तो मैं आपको एक ऐसी चीज बता रहा हूं कि जो अभी तक हमने सीखा वो तो यार आप लोग अप्लाई करेंगे ही करेंगे, मुझे पता है आप लोग सक्सेसफुल होना चाहते हो और आप अप्लाई करेंगे तो हो भी जाएंगे। बट आप चाहते हो कि यार लीड्स आए और ज्यादा मेरा पर्सनल ब्रांडिंग हो, मेरा नाम हो मार्केट के अंदर, तो उसके लिए क्या करना है? देखो, हाउ टू डू योर पर्सनल ब्रांडिंग आप कैसे कर सकते हो वो मैं सिखा सकता हूं। साथ में आपको मैं बता सकता हूं कि आप अपने डोमिनेंस को कैसे क्रिएट कर सकते हो सोशल मीडिया के ऊपर, आप सोशल मीडिया के ऊपर किस तरीके से अपने नाम को फैला सकते हो, अपने नाम को लोगों तक पहुंचा सकते हो, राइट? तो उसके लिए मैं आपको आज लेकर आया हूं एक बहुत अमेजिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम जिसका नाम है कि ग्रो योर इंश्योरेंस बिजनेस विद सोशल मीडिया मार्केटिंग एंड पर्सनल ब्रांडिंग। फ्रेंड्स, जो ये मेरा ट्रेनिंग प्रोग्राम है, इस ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर मैं आपको बोलूंगा कि यार जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है ना, ये लाइव होने वाला है, मैं आपको लाइव आप लोगों के साथ मिलने वाला हूं। और ये ट्रेनिंग प्रोग्राम 3 सेशन में होगा, 3 दिन होगा, लगातार 2-2 घंटे का, मतलब कि 6 घंटे की लाइव ट्रेनिंग आपको मेरे थ्रू मिलने वाली है कि आप अपना पर्सनल ब्रांडिंग कैसे क्रिएट कर सकते हो, आप अपनी मार्केटिंग कैसे कर सकते हो। क्योंकि मैंने बताया कि आप अभी ऑफलाइन काम कर रहे हो, आपने देखा कि यार कोरोना वायरस के टाइम पे लोग घर पर थे, क्या आपने आपने कभी जूम मीटिंग करके अपने क्लाइंट को प्रेजेंटेशन दी? क्या आपके क्लोजर्स आए हैं? तो मैं आपको सिखाऊंगा कि आप जूम मीटिंग करके किस तरीके से अपने क्लोजर्स ला सकते हो, आप अपनी लीड्स को कैसे क्रिएट कर सकते हो, फेसबुक के थ्रू, यूट्यूब के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, लिंक्डइन के थ्रू। तो आपको ये सीखना पड़ेगा, तभी आप उसके ऊपर काम करके रिजल्ट ला सकते हो। सो फ्रेंड्स, मैं आपको बोलूंगा कि अगर आप एक एडवाइजर हैं, ठीक है, अगर आप मान लीजिए एक डेवलपमेंट ऑफिसर भी हैं, अगर आप एसबी भी हैं, सीएलआई भी हैं, तो सभी लोगों को अपने बिजनेस के लिए लीड चाहिए, अपने काम करने के लिए लीड चाहिए होती है और अपनी पर्सनल ब्रांडिंग क्रिएट करनी होती है। सो फ्रेंड्स, जो ये मेरा ट्रेनिंग प्रोग्राम है, लगभग आज मैं आपको बोलूंगा कि ये ट्रेनिंग प्रोग्राम 3 सेशन में होने वाला है, जो कि 4 जनवरी 2021 से लेकर 5 जनवरी और 6 जनवरी, 4, 5 और 6 जनवरी को होने वाला है, और 8 बजे से लेकर 10 बजे तक होगा रात को। क्यों? क्योंकि आप घर पर जब आओगे, खाना खाओगे, फ्रेश रहोगे, और उसके बाद मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूं कि आप अपनी पर्सनल ब्रांडिंग कैसे क्रिएट कर सकते हो, सोशल मीडिया पे अपनी डोमिनेंस कैसे क्रिएट कर सकते हो, राइट? सो ये ट्रेनिंग प्रोग्राम आप हमारे साथ जुड़े हो, परफेक्ट सॉल्यूशन कंपनी के साथ जुड़े हो, और हमारे यूट्यूब चैनल पर अगर आप ये देख रहे हो, तो फ्रेंड्स आप लोगों के लिए बड़ा अमेजिंग ऑफर है। क्योंकि मेरी जो कंपनी के जो मैनेजर्स थे उनसे बात हुई, तो उन्होंने मुझे बोला कि सर, हम लोगों को सिखाना चाहते हैं, वैल्यू देना चाहते हैं, जिससे कि वो अपनी लाइफ में ग्रो करें। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को मैं बोलूंगा कि जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है ना, ये ट्रेनिंग प्रोग्राम मैं लगभग 5,000 रुपये का, 3,000 रुपये का सेल करता हूँ मार्केट में, बट आप लोगों के लिए आज मैं बोलूंगा ये ऑफर जो है 700 रुपीज का है, जो कि फर्स्ट 750, सॉरी, ये जो फर्स्ट 50 लोगों के लिए है। और अगर आप ये रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हो, तो आपको इसके लिए क्या करना होगा वो मैं बताऊंगा। आपको इसके साथ एक गिफ्ट भी मिलेगा, आप जैसे कि देख पा रहे होंगे, सबसे नीचे लिखा है कि मैं आपको एक गिफ्ट भी प्रोवाइड करूंगा, इस जो आप अगर ट्रेनिंग को ज्वाइन करते हो, राइट? साथ में आप इस नंबर पे भी कॉल कर सकते हो, इसकी डिटेल ले सकते हो। आप साथ में क्या कर सकते हो, देखो, आप अगर बुकिंग कराना चाहते हो तो परफेक्ट सॉल्यूशन के डीलर से बात कर सकते हो, जो भी आपके कांटेक्ट में है, आपके किसी भी, आप इंडिया के किसी भी कोने में हो, आप चाहे दिल्ली में हो, चाहे बेंगलोर में हो, चाहे मुंबई में हो, चाहे आप किसी भी स्टेट में हो, चाहे आप किसी भी सिटी के अंदर हो, आप जो भी परफेक्ट सॉल्यूशन का डीलर आपके कांटेक्ट में है, आप उनसे बात कीजिए। आप उनको बोलिए कि मुझे राहुल सर का ये डोमिनेंस प्लान चाहिए, मुझे सोशल मीडिया सीखना है, लीड क्रिएशन सीखना है, कि हम किस तरीके से लीड्स को क्रिएट कर सकते हैं और अपनी पर्सनल ब्रांडिंग को क्रिएट कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपके पास डीलर का नंबर नहीं है, तो जो स्क्रीन पे आपको नंबर दिख रहा है, आप परफेक्ट सॉल्यूशन के कंपनी को कॉल कर सकते हो और इस रजिस्ट्रेशन को करा सकते हो, राइट? सो फ्रेंड्स, अब मैंने आपको बोला कि आप बुकिंग करा सकते हो, और साथ में आपको मैं बोलूंगा
कि अगर आपने बुकिंग करा ली और आपको मैं ट्रेनिंग देने वाला हूं, तो इस ट्रेनिंग के बाद आपको एक्चुअल में समझ आ जाएगा कि यार सोशल मीडिया के थ्रू कितनी लीड्स आ सकती हैं। मैं अगर बोलूं मेरे पास डेली 15 से 20 लीड्स आती हैं। क्यों? क्योंकि मैं सिर्फ 200 रुपये इन्वेस्ट कर रहा हूं। अगर मैं मान लीजिए 500 रुपये इन्वेस्ट करूं तो मैं कितने लीड्स क्रिएट कर सकता हूं, कितने लोगों को लीड्स प्रोवाइड कर सकता हूं। और अपनी अगर बिजनेस की बात करूं तो मैं इतने लोगों के पास शायद जा भी नहीं सकता। तो आप अपने बजट के हिसाब से, अपने तरीके के हिसाब से यहाँ पर सोशल मीडिया पे लीड क्रिएट कर सकते हो, सीख सकते हो और उसके ऊपर काम करके कन्वर्जन्स को लेकर आ सकते हो। सो फ्रेंड्स, फाइनली मैंने बोला अगर आप बुकिंग कराना चाहते हो तो बुकिंग करने के लिए आप इस डीलर नंबर पर कॉल करें या जो भी डीलर आपके कॉन्टैक्ट में उनसे बात करें। प्लस फ्रेंड्स, मैं आपको लास्ट में एक चीज बोलूंगा कि आपको इस वीडियो के नीचे या आपका जो डीलर है उसके थ्रू आपको एक लिंक मिलेगा जो कि एक गूगल फॉर्म का लिंक होगा। आप अगर पेमेंट करते हैं कंपनी के नंबर पर डायरेक्टली, तो आपको नंबर पर पेमेंट करने के बाद जस्ट 1 सेकेंड का होल्ड कीजिएगा, मैं आपको वो नंबर भी प्रोवाइड कर देता हूँ। जस्ट 1 सेकेंड, आप लोगों को मैं नंबर दे रहा हूँ 8527860554। मैं आपको अभी स्लाइड्स के ऊपर भी दिखा रहा हूं, इसी स्लाइड के ऊपर आपको दिखा रहा हूं कि आप पेमेंट करना चाहते हो तो आप किस किस तरीके से पेमेंट कर सकते हो। आप पेमेंट कर सकते हो पेटीएम से, गूगल पे से, आप पेमेंट कर सकते हो फोन पे से, या फिर अपने कॉन्टैक्ट कर सकते हो डीलर से। सो फ्रेंड्स, फाइनली देखो, आपको मैंने इतनी सारी वैल्यू दी, इतनी चीजें समझाई। अगर आप फाइनली अब जाते हो कि यार मैं लीड जनरेट करना चाहता हूं, आप इसके ऊपर काम करना चाहते हो, तो आपको क्या करना होगा फ्रेंड्स? जैसे कि आप अगर पेमेंट कर लेते हो तो पेमेंट करने के बाद आपको एक एसएमएस मिलेगा। ठीक है, पेमेंट करने के बाद आप इस फॉर्म को, ये डिस्क्रिप्शन पे भी आपको लिंक मिल जाएगा, आप इस लिंक के ऊपर काम कर सकते हो। इस लिंक को ओपन करके अपनी डिटेल्स सेंड कर सकते हो। मतलब कि आपको अपना नाम, ईमेल आईडी और जो भी आपने पेमेंट करी है उसका कंफर्मेशन स्क्रीन, आपको स्क्रीनशॉट भेजना है। ठीक है, तो जैसे कि मैंने बताया कि जो नंबर आप, जो मैंने आपको नंबर बताया, इस नंबर के ऊपर आप काम करके, जस्ट होल्ड ऑन, मैं शीट को रिफ्रेश कर देता हूँ। फ्रेंड, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जैसा आपको स्क्रीन पर नंबर दिख रहा है, एक में 554 है, एक में 5 है, क्या कर रहे हो? मोबाइल नंबर रिफ्रेश टाइप कर रहा था। कुछ और बोलो, आपकी बात सारी। फ्रेंड, जैसा कि मैंने बोला कि आप अगर पेमेंट करते हो डायरेक्टली, तो आप जो नंबर स्क्रीन पर देख रहे हो इस नंबर पर डायरेक्टली पेमेंट कर सकते हो। और जो ये वीडियो आप देख रहे हो इसके डिस्क्रिप्शन पे आपको एक लिंक मिलेगा फॉर्म का, वहां पर आप अपना नाम डालिए, नंबर डालिए और अपना पेमेंट का कंफर्मेशन दे दीजिए। या फिर आप अपने डीलर से, जिसको भी पेमेंट दे रहे हो, जिससे भी बात कर रहे हो पेमेंट के लिए, आप उसको पे कर दीजिए और उसको स्क्रीनशॉट दे दीजिए और अपना नाम और नंबर, ईमेल आईडी दे दीजिए, जिससे कि वो डिटेल्स हमारे पास आ पाए और हम आपको उस वेबिनार का लिंक दे पाए जिसके लिए आपने रजिस्ट्रेशन कराया, जो कि मैं बात करने वाला हूं 4 जनवरी को, 5 जनवरी और 6 जनवरी को आपको पर्सनल ब्रांडिंग और सोशल मीडिया मार्केटिंग सीखने के लिए। सो फ्रेंड्स, अभी की अभी अगर आप चाहते हो कि इसमें आपको अपनी सीट बुक करानी है, क्योंकि हमारे पास अभी 50 सीट्स हैं, सो आपको यहाँ पर 700 पे करने हैं, जो कि आपको लाइफ टाइम काम आने वाले लीड्स जनरेशन में, पर्सनल ब्रांडिंग के अंदर आप किस तरीके से काम कर सकते हो, आप सोशल मीडिया के थ्रू अपने नाम को कैसे ग्रो कर सकते हो और अपनी ब्रांडिंग कैसे कर सकते हो। सो फाइनली मैंने आपको आज बताया कि आप अपना सेल्स प्रोसेस में कैसे काम कर सकते हो, क्वालिटीज क्या होती हैं। सो अब आप मेरे साथ कनेक्ट होना चाहते हैं तो मैं आपको बोलूंगा जल्दी से रजिस्ट्रेशन कराइए, और रजिस्ट्रेशन कराने के साथ साथ आपको सोशल मीडिया ब्रांडिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग एंड पर्सनल ब्रांडिंग के बारे में भी सीखने मिलेगा। और आपको मैं मिलूंगा अब नेक्स्ट मीटिंग में, जो कि होगी हमारी लाइव जूम के थ्रू। अगर आप रजिस्ट्रेशन कराते हो तो मैं आपको वो सारी चीजें सिखाने वाला हूं जिससे कि आपकी लीड्स क्रिएशन होने वाले हैं, लीड जनरेट होने वाली है।
सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, आपका टाइम लेने के लिए और मेरा टाइम, मेरी वैल्यू आपको देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम मिलते हैं अपने जूम सेशन के अंदर, लाइव सेशन के अंदर, सोशल मीडिया एंड पर्सनल ब्रांडिंग ट्रेनिंग के अंदर। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट मीटिंग में। थैंक यू।